तो प्लैनेट अर्थ जिसके ऊपर हम लोग रहते हैं। अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि एक अननोन मैटर ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। पूरी दुनिया की ऊपर वाली लेयर जो थी वो उस अननोन मैटर से कवर हो गई, जिसकी वजह से जमीन के ऊपर सूरज की वो रोशनी पहुंचना बंद हो गई, जिसकी वजह से जमीन के ऊपर आग जलाई जा सकती थी। एक्सोथर्मिक जितने भी रिएक्शंस थे वो सारे के सारे बंद हो गए। उस अजीब से मैटर की लेयर की वजह से दुनिया के ऊपर जितने भी आग के साथ चलने वाले यंत्र थे वो सारे के सारे बिल्कुल बेकार हो गए। एक नई दुनिया जिसके अंदर हम लोग आग भी नहीं जला सकते थे, और इस फिनोमिना को लोगों ने बर्नआउट शॉक का नाम दिया। इस वक्त हमारी दुनिया में जितनी भी खास चीजें थी जिनके अंदर फायर या फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को यूज किया जाता था, जैसे कि बिजली, न्यूक्लियर पावर्स और एनर्जी के दूसरे सोर्सेज, वो सारे के सारे बेकार हो गए। हमारी गाड़ियां बेकार हो गई क्योंकि वो ईंधन से चलती थी और ईंधन जो था वो जलता था, जिसकी वजह से इंजन चलता था, और इंजन के चलने के लिए फायर बहुत ज्यादा जरूरी थी। लेकिन अब जबकि एक्सो रिएक्शन खत्म हो गए थे, जिसकी वजह से गाड़ियां भी चलना बंद हो गई। कार से लेकर एक बड़े प्लेन तक हर एक चीज चलना बंद हो गई थी। जहां तक कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के ठप होने के बाद हमारा फूडिंग सिस्टम खत्म हो गया, क्योंकि हम लोग खाने को प्रिजर्व करते थे और खाने को प्रिजर्व करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं रहा। और हमारे पास जो मिलिट्री पावर्स थी, जैसे कि हमारे पास गोला बारूद था, एटम बम थे, वो सारे के सारे बिल्कुल बेकार हो गए। और उसके बाद अब यहाँ पर इस नई दुनिया में रहने के लिए हमें एडजस्ट होना पड़ा। तो नई दुनिया में रहने के लिए जहां पर गन्स और मिसाइल्स बेकार हो गए थे, माफिया ने अपना सर उठाना शुरू किया। जो लोग तलवारों और वेपन्स को यूज करते थे, ऐसे वेपन्स जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के ऊपर बेस नहीं करते। ये दुनिया क्रिमिनल्स और माफियाज के लिए बन गई। माफियाज ने अपने अपने ग्रुप बना लिए, जिसकी वजह से इस दुनिया में उनके लिए सरवाइव करना आसान था। ये दुनिया में जंगल का कानून बन गया, जहां पर ताकतवारी सरवाइव कर पाते हैं और गरीब लोग वो मरते रहते। तो ज्यादातर शहर तो तबाह हो गए। ज्यादातर शहरों के तबाह होने के बाद वो इलाके इंसानों के रहने के लिए पॉसिबल नहीं रहे। लेकिन उम्मीद की एक किरण थी। कहा जाता है कि एक ऐसी जगह है जिसे टॉप जोन कहा जाता है। टॉप जोन जो कि अभी भी यहाँ पर मिनरल्स के साथ भरपूर है, और वहां पर खाने पीने की बहुत सारी चीजें हैं, और कहा जाता है कि वहां पर आप आग भी जला सकते हैं। टॉप जोन को हासिल करने के लिए, वहां पर जाने के लिए सभी लोगों ने आपस में फाइट करना शुरू की। सभी लोग अपनी जानें गंवाते, माफिया के लोग, मिलिट्री के लोग, सभी एक दूसरे से फाइट करते ताकि वो टॉप जोन में पहुंच सके। तो यहाँ पर इंसानियत के बर्बाद होने के साथ एक नई चीज सामने आई, जहां पर इन लोगों ने एक्सपेरिमेंटल पिल्स बनाई, जिनकी मदद से वो लोग एक्सपेरिमेंट करके इंसानों के म्यूटेंट बना सकते थे। और इन म्यूटेंट पावर्स के साथ जो लोग यहाँ पर जिंदा है और म्यूटेंट पावर्स को यूज कर सकते हैं, उन्हें सब्जेक्ट्स कहा जाता है। सब्जेक्ट्स के पास काफी ज्यादा अजीब अजीब पावर्स हो सकती है, क्योंकि वो लोग म्यूटेंट्स हैं। तो यहाँ पर आम इंसान जो कि टॉप जोन के बाहर रहते हैं, उस सारे इलाके को डेथ जोन कहा जाता है। तो डेथ जोन में आम नागरिक रहते हैं। उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस करंट सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ पर टेस्ट सब्जेक्ट्स की मदद से, यानी कि माफिया के लोग जिनके पास टेस्ट सब्जेक्ट्स अपने बनाए हुए हैं, वो लोग वहां पर टॉप जोन के ऊपर जाकर उसके ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इन माफियाज को रोकना चाहते हैं ताकि वो टॉप जोन को भी जाकर बर्बाद ना कर सके। हालांकि वो खुद भी टॉप जोन में जाने का सपना देखते हैं। और इसी के साथ ही यहाँ पर एक सीन चल रहा होता है, जिसके साथ एक लड़की आगे बढ़ रही होती है और उसके ऊपर वहां पर सब्जेक्ट्स अटैक करते हैं। तो इसी के साथ एक लड़की वहां पर आती है जो कि कुंफू मास्टर होती है, और उनके ऊपर अटैक करती है। हालांकि ये लड़की भी एक म्यूटेंट है। तो इसी के साथ ही वो जो लड़की होती है वो आगे चल रही होती है, तो साइड के ऊपर से एक एरो के साथ उसके ऊपर अटैक होता है। तो एक दूसरा दोस्त जो कि उसी का साथी होता है, वो आगे बढ़ता है, शील्ड लेकर वहां पर आकर उस एरो को ब्लॉक करता है और उसे कहता है क्या तुम ठीक हो। फिर साथ ही वहां पर उस टैंक के ऊपर दिखाते हैं जहां पर वो बंदा एरोस के साथ शूट कर रहा था, वहां पर उनका एक और साथी होता है। पीले बालू वहां लड़का जाकर उस बंदे को मार देता है। तो इसी के साथ ही वहां पर एक बड़ा सा जैंगेटिक सब्जेक्ट आ जाता है। तो वो अपने पांव को उठाता है और उनके ऊपर अटैक करने लगता है ताकि वो अपने पांव के नीचे उन सभी को मसल सके। जबकि इसी के साथ अब जहां पर हमारे हीरो राय की एंट्री होती है। तो हमारे हीरो का नाम राय होता है। तो हीरो जाकर उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है। जैसे वो उसके मुंह पर पंच मारता है तो बड़ा सा टेस्ट सब्जेक्ट ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है, और उसके गिरने के बाद हमारा हीरो उसके सर के ऊपर अपना पांव रखकर खड़ा होता है और कहता है चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर फाइनली हमारी फाइट स्टार्ट होती है टॉप जोन के लिए। हमें इन सभी से फाइट करके टॉप जोन तक पहुंचना होगा। तो ये सभी लोग एक तरफ से उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जबकि दूसरी तरफ से वो सारे टेस्ट सब्जेक्ट उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो थी यहाँ पर इसकी फॉर्मल स्टोरी के इस स्टोरी में होने क्या वाला है। तो अब यहाँ पर शुरुआत से शुरू करते हैं, जहाँ पर
पर यह स्टोरी शुरू होने वाली है। तो ये दुनिया की हालत जब हुई, उस हालत के होने के 5 साल बाद का सीन दिखाते हैं कि 5 साल के बाद तक तकरीबन आधी दुनिया बर्बाद हो चुकी थी, सारी गाड़ियां और ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम बर्बाद हो चुका था। जहाँ पर दुनिया की हालत काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही है। और इसी के साथ एक अंडरग्राउंड शेल्टर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर कुछ फ्यूजिटिव्स रह रहे होते हैं डेथ जोन में। ये लोग जहाँ पर अपने आप को छुपा कर रखे हुए ताकि माफिया के लोग इनको ढूंढ ना ले, क्योंकि माफिया के लोग बहुत ज्यादा जालिम है। वो जो इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं वो अनऑफिशियल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, क्योंकि वो लोग वहां पर पिल्स बना रहे हैं जिसके साथ इनको टेस्ट सब्जेक्ट्स बना देते हैं। और यहीं पर हमारे छोटे राय और उसकी मॉम को दिखाते हैं, वो दोनों वहां पर बैठे होते हैं। राय की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है क्योंकि वो बीमार होता है और उसे वहां पर बहुत ज्यादा ठंड लग रही होती है। उसकी माँ उसे वहां पर कंबल के अंदर लपेट कर बैठी होती है, लेकिन इसके बावजूद उसका बेटा बहुत ही बुरी हालत में होता है, उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। तो वो अपनी माँ की तरफ देखकर रो रहा होता है, जबकि उसकी माँ भी उसे देखकर बहुत ज्यादा रो रही होती है और कहती है मेरे बेटे तुम ठीक हो जाओगे। यहाँ पर इनके शेल्टर का जो मैनेजर होता है वो उसके पास खड़ा होता है और उसे कहता है कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करें, बर्नआउट के बाद यहाँ पर हर एक चीज बर्बाद हो चुकी है, हम लोग यहाँ पर और ज्यादा मेडिसिन भी नहीं बना सकते क्योंकि आग नहीं जला सकते। बस हमारे पास यहाँ पर थोड़ा सा पानी होता तो हम लोग इसे पानी दे पाते, लेकिन पानी भी नहीं दे सकते क्योंकि पानी भी सूख चुका है। पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर पानी नहीं मिल रहा और पिछले कई सालों से बारिश भी नहीं हुई। यहाँ पर हमारे पास जो कुछ नेचुरल रिसोर्सेज थे पानी के, कुछ नदी नाले, उनके ऊपर माफिया के लोगों ने कंट्रोल किया हुआ है। तो मैनेजर के साथ एक लड़का होता है, वो कहता है क्यों ना हम लोग इससे अच्छा है माफिया के हाथों कैप्चर हो जाए, कम से कम हमें पीने को पानी तो मिलेगा। मैनेजर उसके सर में थप्पड़ मारता और कहता बेवकूफ कहेंगे, क्या तुम्हें पता भी है कि माफिया के लोग कितने ज्यादा डेंजरस हैं? वो लोग हमें इंसान नहीं समझते, वो हमें सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सब्जेक्ट समझते हैं और हमें यहाँ पर पिल्स खिलाकर हमारे पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। क्या तुम वहां पर मरना चाहते हो? अगर हम लोग वहां पर उनके पास वो हमें पकड़ भी लेते हैं तो उसके बाद वो हमारे पर एक्सपेरिमेंट करेंगे और एक्सपेरिमेंट में बचने के चांसेस सिर्फ 1% हैं। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम लोग इस जगह के ऊपर कम से कम जिंदा तो हैं। इसी के साथ उनके दरवाजे के ऊपर नॉक होती है तो वो सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि यहाँ पर उन्हें इसी बात का डर होता है कि कहीं माफिया के कोई लोग यहाँ पर ना आ जाए। तो सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और अपने अपने वेपन्स निकाल लेते हैं। तो दरवाजे के पास जो गार्ड होता है वो कहता है कौन है बाहर? तो अंदर बाहर से आवाज आती है, एक सोल्जर वहां पर बाहर खड़ा होता है, वो कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक सिविलियन सोल्जर हूँ, तुम लोगों की मदद करने के लिए आया हूँ, मेरे पास मेडिसिन और खाने की सप्लाईज हैं। साथ ही वो वहां पर एक सुराख होता है, उसके अंदर से पानी की बोतल अंदर फेंकता है। तो गार्ड जो होता है वो सुराख के अंदर से बाहर देखता है और कहता है बाहर सिर्फ एक ही आदमी है और उसके हाथ में सप्लाईज भी हैं। मैनेजर से कहता है कि मैनेजर बताओ हमें क्या करना है, क्या हम उसे अंदर आने दे? तो मैनेजर उसे कहता है अगर वो वाकई में एक ही इंसान है तो फिर मुझे लगता है कि उसे अंदर आने दो, अगर उसके पास खाने की चीजें हैं तो हम उस खाने की चीजें ले लेंगे। और वैसे भी एक इंसान हम सभी लोगों का मुकाबला कैसे कर पाएगा, वो अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है दरवाजा खोल दो क्योंकि हमें इस वक्त मेडिसिन की जरूरत है, राय की हालत बहुत ही बुरी है। ठीक है, साथ ही वो गार्ड जो होता है वो दरवाजे को खोल देता है। जब वो दरवाजे को खोलता है तो वो लड़का अंदर आ जाता है, उसके हाथ में वाकई में वहां पर मेडिसिन और खाने पीने की चीजें होती है। वो उनसे कहता है प्लीज सभी लोग शांत हो जाओ, मैं कोई यहाँ पर माफिया का बंदा नहीं हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर मिलिट्री की तरफ से आया हूँ। तुम सभी सिविलियंस को यहाँ पर से सेफ जगह के ऊपर ले जाने के लिए आया हूँ, मुझे यहाँ पर ऑर्डर्स मिले हैं कि तुम सभी को सेफ जगह पर ले जाया जाए। तो मैनेजर उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर अकेले हम सभी लोगों को कैसे लेकर जाओगे? यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और तुम अकेले इतने सारे लोगों को हमारे अपने साथ कैसे लेकर जा सकते हो, जबकि बाहर माफिया के लोग और टेस्ट सब्जेक्ट्स खुलेआम घूम रहे हैं। इसी के साथ ही वो लड़का सामान को नीचे रखता है और अपने बाजू के ऊपर से बाहें ऊपर चढ़ाता है और साथ ही अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है जरा देखो। तो जब वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है तो उन्हें पता चलता है कि वो एक म्यूटेंट होता है, उसकी पावर्स बढ़ जाती हैं। तो वो कहते हैं ये तो एक टेस्ट सब्जेक्ट है। सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि ये क्या, ये तो एक टेस्ट सब्जेक्ट है, अगर टेस्ट सब्जेक्ट यहाँ पर है तो ये हम सभी लोगों को मार डालेगा, ये तो हम सभी लोगों को यहाँ पर प्रोटेक्शन देने के लिए नहीं आया। जबकि वो उन लोगों से कहता है घबराने की जरूरत नहीं है, जिस डॉक्टर ने मुझे टेस्ट सब्जेक्ट बनाया था उसी ने मुझे यहाँ पर भेजा है, उसने मुझे कहा है कि मैं तुम सभी लोगों को सेफली यहाँ पर से मिलिट्री अकेडमी में लेकर जाऊं, सॉरी मिलिट्री कैंप में लेकर जाऊं, तो तुम सभी लोग जल्दी से रेडी हो जाओ। फिर साथ ही वो साइड के ऊपर देखता है जहां पर राय की मदर रो रही होती है, तो वो उसके पास जाता है, अपने पास से पानी की बोतल निकालता है और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। और साथ ही वो कहता है कि मैं कुछ एंटीबायोटिक्स लेकर आऊं, अपने बच्चे को ये गोलियां खिला दो। तो मदर कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम एक मसीहा बनकर आए हो। वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है, उसके पास से बॉटल्स लेने लगती है। इसी के साथ ही पीछे से एक ब्लैक कलर का शैडो निकलता है जो कि उस लड़के के बाजू के ऊपर अटैक करता है और वो लड़का बहुत ही बुरी तरह जख्मी हो जाता है। लेकिन वो शैडो को अपने हाथ में पकड़ लेता है। वो जब उस शैडो को अपने हाथ में पकड़ लेता है वो कहता है सभी लोग भाग जाओ, सभी लोग भाग जाओ, एक म्यूटेंट टेस्ट सब्जेक्ट यहाँ पर आ चुका है। और इसी के साथ ही वहां पर वो दरवाजा भी टूट जाता है। दरवाजे के टूटने के साथ ही वहां पर और भी बहुत सारे शैडोज निकलते हैं और वो सारे शैडोज एरोज की तरह वहां पर आगे बढ़ते हैं और आकर उस लड़के के ऊपर अटैक करना शुरू करते हैं जो कि मिलिट्री की तरफ से आया था। और उसकी बॉडी के अंदर सारे शैडोज घुसने के बाद वो लड़का बहुत ही बुरी तरह जख्मी होता है और वहीं पर नीचे गिरकर मर जाता है। और ये देखकर राय की मदर जो होती है बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है यहाँ पर क्या हो रहा है। तो इसी के साथ ही माफिया का एक गुंडा वहां पर अंदर आता है और कहता है देखो तो देखो यहाँ पर
क्या है, यहाँ पर तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के लायक सब्जेक्ट्स हैं। तुम सभी लोग यहाँ पर छुप कर बैठे हुए, जबकि हमारे बॉस यहाँ पर नए सब्जेक्ट्स को ढूंढ रहे थे ताकि उनके ऊपर टेस्ट किया जा सके। तो टेस्ट सब्जेक्ट जैसे वहां पर अंदर आता है, इसी के साथ ही गार्ड जो दरवाजे के पीछे छुपा होता है वो अपने हथौड़ा लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। उसे लगता है कि स्नीक अटैक करके वो इस माफिया गुंडे को मार डालेगा, लेकिन माफिया गुंडा वहीं पर से अपना शैडो निकालकर पीछे वाली साइड पर करते हुए उसकी बॉडी के आर पार कर देता है और इसी के साथ ही गार्ड वहीं पर गिरकर मर जाता है। मैनेजर उसके साथी बेचारे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। वो सभी लोग कहते हैं कि यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है। मैनेजर अपने साथियों से कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाकी के सभी लोग तो डर रहे होते हैं। मैनेजर कहता है कि ये सिर्फ वो सिर्फ अकेला आया है, हम सभी लोग ज्यादा हैं, तो सभी लोग मिलकर अटैक करें तो हो सकता है कि हम इसे मार सकते हैं। सभी मेरे साथ आगे बढ़ो, हमें यहाँ पर इसको मारना होगा। तो जैसे वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं, ऊपर की छत टूटती है। छत टूटने के साथ एक बड़ा सा जाइंट वहां पर नीचे गिरता है, एक बड़ा सा टेस्ट सब्जेक्ट और उसके साथ और भी बहुत सारे टेस्ट सब्जेक्ट होते हैं जिनके पास बहुत सारी अलग अलग म्यूटेंट पावर्स होती हैं। वो इनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो मैनेजर कहता है कि अब हमारे बचने के कोई चांसेस नहीं है, सभी लोग अपने वेपन्स को फेंक दो। सभी लोग अपने अपने वेपन्स को फेंक देते हैं, जबकि राय की मदर उसे अपने साथ लेकर एक पिलर के पीछे जाकर छुप जाती है। लेकिन वो गुंडा जो होता है वो अपने शैडो को वहां पर उस पिलर के अंदर भेजता है और कहता है कि जो लोग यहाँ पर छुपे हुए जल्दी से बाहर निकल आओ, क्योंकि छुपे हुए लोग मुझे पसंद नहीं है, मैं उन सभी को मार डालता हूँ। चुपचाप अगर बाहर आ जाओगे तो फिर तुम्हें यहाँ पर जान से नहीं मारा जाएगा। राय की मदर बेचारी बहुत ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि वो वहां पर अपने शैडोज के साथ किसी भी चीज को बेच सकता है और इनको आसानी से मार सकता था। तो इसी के साथ ही वहां पर शैडोज के पिलर्स के पीछे और जो लोग छुपे होते हैं वो लोग बाहर निकलना शुरू कर देते हैं और कहते हैं प्लीज हमें जान से मत मारना, हम लोग बाहर निकल रहे हैं। तो वो लोग बाहर आ जाते हैं। तो ये देखकर वो एक्सपेरिमेंट कहता है कि देखो तो यहाँ पर कितने सारे लोग हैं, मैं ये देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ, प्लीज मुझे माफ करना, जब मैं किसी को छुपा हुआ देखता हूँ तो मेरा उसे मारने का दिल करता है, आप जल्दी से यहाँ पर आकर मेन घेरे में खड़े हो जाओ। तो राय की मदर जो होती है वो उसे एक छोटे से खोल के अंदर छुपाकर वहां पर से अकेली बाहर निकल आती है। तो अब कि वो राय को वहां पर अंदर छुपा आती है क्योंकि वो बीमार होता है और बोल भी नहीं रहा होता, तो इस वजह से उसे लगता है कि वो बच जाएगा। वो सभी लोगों को वहां पर सेंटर में घेर लेते हैं और आसपास सारे टेस्ट सब्जेक्ट्स उनको घेर कर खड़े होते हैं। इसी के साथ ही वो लोग कहते हैं सभी लोग अटेंशन हो जाओ, हमारे मास्टर यहाँ पर आ रहे हैं। फिर साथ ही वो कहता है कि लॉर्ड साकान आ रहे हैं, लॉर्ड साकान प्लीज आ जाएं। तो वो सभी लोग वहां पर लॉर्ड साकान को वेलकम करते हैं। तो लॉर्ड साकान को देखने के बाद मेरा पहला एक्सप्रेशन यही था जैसे कि मंकी डी लूफी यानी कि वन पीस का कोई जनरल यहाँ पर आ गया हो। कि इस बंदे की ड्रेसिंग बिल्कुल वैसी कमाल की जबरदस्त और ऊपर से ये बंदा दिखने भी काफी ज्यादा दासू लग रहा है। तो उसका टेस्ट सब्जेक्ट उसे कहता है कि लॉर्ड साकान देखो यहाँ पर मैं तुम्हारे लिए क्या ढूंढ कर लाया हूँ, देखो कितने सारे टेस्ट सब्जेक्ट्स हैं। इससे पहले कि हम लोग टॉप जोन के ऊपर जाकर अटैक करें और कब्जा करें, आपके लिए बहुत सारे टेस्ट सब्जेक्ट्स हैं जो आके आपके साथी बनने के लिए तैयार हैं और अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करवाने के लिए तैयार हैं। तो साकान उन सभी लोगों की तरफ देखता और कहता है वैसे तो तुम सभी लोग यहाँ पर अगर मर भी जाओ तो मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये तुम लोगों को डिसाइड करना है कि तुम्हें यहाँ पर मरना है या फिर मेरा 1% का चांस लेना है। वो अपने पास से कैप्सूल निकालता और कहता है ये वो चांस है, ये 1% का चांस है, अगर तुम इसको खाते हो और उसके बाद एक टेस्ट सब्जेक्ट बन जाते हो तुम मेरे साथ टॉप जोन में जाकर अय्याशी कर सकते हो, लेकिन अगर तुम यहाँ पर मरना चाहते हो तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हें अपने साथियों से मरवा डालूंगा या फिर तुम इस पिल को खाने के बाद वैसे भी मर जाओगे। उन सभी लोगों के हाथ में वहां पर एक एक कैप्सूल पकड़ा दिया जाता है। तो वो सभी लोग सोच रहे होते हैं कि यहाँ पर इससे बचने के चांसेस सिर्फ 1% है, यानी कि यही है कि हम लोग यहाँ पर मरने वाले हैं, ये तो सुसाइड करने के बराबर ही है। तो लॉर्ड साकान कहता है कि तुम सभी लोगों के पास सिर्फ एक ही अपॉर्चुनिटी और तुम लोग अगर इस अपॉर्चुनिटी को लेना नहीं चाहते तो फिर ठीक है। वो अपने साथियों से कहता है कि मार डालो और वह सामने के 2-4 लोगों को मारते हैं। तो बाकी के सभी लोग उसी वक्त उस कैप्सूल को खाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं हम लोग खा रहे हैं, हम लोग खा रहे हैं। और इसी के साथ ही राय की मदर भी वहां पर उस कैप्सूल को खा लेती है। तो जब राय की मदर उस कैप्सूल को खा रही होती है तो हमारा राय वहां पर अपनी मॉम की तरफ देख रहा होता है, वो उसे चिल्लाकर पुकारना चाहता है लेकिन बोल नहीं पा रहा होता। तो उसकी मदर भी कैप्सूल को खा लेती है और थोड़ी देर के बाद जब कैप्सूल उनकी बॉडी के अंदर जाकर घुल मिल जाता है तो उनके ऊपर एक्शन होना स्टार्ट होता है। सभी लोगों की बॉडी वहां पर फट जाती है, सभी लोग वहां पर मर जाते हैं, वहां पर कोई एक भी जिंदा नहीं बचता। तो साकान कहता है कि यहाँ पर इनमें से तो कोई एक भी नहीं बच पाया, मुझे तो लगा था कि इतने सारे लोगों में से कम एक भी बच जाता तो वो हमारा टेस्ट सब्जेक्ट बनकर हमारे साथ दे सकता था, लेकिन अफसोस ये सभी लोग तो मर गए। तो उसका साथी उसे कहता है कि लॉर्ड साकान यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही साइड इफेक्ट्स हैं जैसे पहले हमें देखने में आए थे। इन सभी की बॉडी के ऊपर ब्लैक कलर चढ़ गया है, इनकी स्किन ब्लैक हो गई और साथ ही उसके अंदर रेड कलर की धारियां आ गई हैं। तो लॉर्ड साकान उस पिल को हाथ में पकड़कर खड़ा होता है, कहता है क्या वाकई में इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कि इस पिल को सर्वाइव कर सकता और इसके साथ बनने वाला जो म्यूटेंट है वो बहुत ज्यादा पावरफुल म्यूटेंट होगा। मुझे इसके साथ बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन अफसोस कि इस पिल को कोई भी सर्वाइव नहीं कर पा रहा। तो अपने लोगों से कहता है कि चलो जल्दी से इन सभी बेकारों को यहीं पर छोड़ो, हमें जल्दी से जल्दी टॉप जोन की तरफ निकलना होगा, जितनी जल्दी हो सकता है अपना सामान पैक करो। तो उसका साथियों से कहता है जी सर, हमारे साथी तो पहले से बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं, हम सभी लोग यहाँ पर से निकलने वाले हैं, लेकिन
पहले मैं यहाँ पर चेक कर लूं कि इनमें से कोई बच तो नहीं गया। अगर यहाँ पर कोई बच गया होगा तो फिर तो ये आपकी रेपुटेशन को खराब कर देगा कि आप कहीं पर गए और वहाँ पर आपने किसी सर्वाइवर को जिंदा छोड़ दिया। इसी के साथ ही वो सब्जेक्ट जो होता है वहाँ पर आसपास ढूंढना शुरू कर देता है कि यहाँ पर अगर कोई जिंदा है तो फिर उसे मार डाले। कि हमारा राय उस छोटे से होल के अंदर लेटा होता है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा होता, लेकिन वो सांस तो ले रहा होता है। तो इसी के साथ ही वो सब्जेक्ट उसके पास से गुजरता है तो उसे वहाँ पर आवाज आती है, उसे सांस की आवाज आती है। वो कहता है यहाँ पर से किसकी सांस की आवाज आ रही है। वो जल्दी से पीछे की तरफ घूमता है ताकि नीचे होकर उस होल के अंदर देख सके कि उसके अंदर क्या है। पीछे से मदर की आवाज आती है। मदर कहती है साकान या फिर जो भी तुम्हारा नाम है, तुम एक मैगट की तरह हो। ऐसी वहाँ पर मदर की आवाज आती है। इसी के साथ ही वो सब्जेक्ट वहीं पर रुक जाता है। तो साकान भी वहीं पर रुक जाता है कि अब यहाँ पर कौन है जो इनमें से जिंदा है। तो वो पीछे की तरफ देखता है तो वहाँ पर मदर अभी तक जिंदा होती है। तो वो अपने बच्चे को बचाने के लिए यहाँ पर अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है, लेकिन इसके बावजूद वो साकान से पंगा लेती है ताकि वो उसकी तरफ उसका ध्यान हो जाए। तो वो सब्जेक्ट भी भागता हुआ उसकी तरफ आगे बढ़ता और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो साकान भी वापिस आता है। तो लॉर्ड साकान उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, उसे गले से पकड़कर उठाता और कहता है कि तुमने जहाँ पर मुझे एक मैगट कहा, क्या तुम्हें पता है कि एक मैगट क्या होता है। यानी जैसे एक औरत जो कि यहाँ पर साइड इफेक्ट से मर रही है, लेकिन इसके बावजूद मुझे यहाँ पर एक मैगट कह रही है। एक मैगट वो होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ दूसरों के ऊपर शिकार करता है और मैं बिल्कुल एक मैगट की तरह ही हूँ। तुमने बिल्कुल ठीक कहा है। और इसी के साथ ही उसकी मदर को सेंटर से 2 हिस्सों में चीर देता है, उसकी मदर को वहीं पर मार डालता है। जब उसकी मदर को वहां पर मारने के बाद वो फेंकते हैं तो हमारा राय जो होता है वो सुराख के अंदर बैठा होता है और ये देख रहा होता है। जब अपनी मदर को वहां पर गिरता हुआ देखता है वो बेचारा बहुत बड़े सदमे में चला जाता है और चिल्लाकर कहता है मदर। तो जैसे ही वहां पर से साकान अपने सब्जेक्ट को लेकर जाने लगता है वो कहता है चलो यहाँ से चलते हैं, हम लोग इनके ऊपर अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। तो लॉर्ड साकान अपने सब्जेक्ट को अपने साथ लेकर जा रहा होता है। इसी के साथ ही हमारा राय जो होता है वो बाहर निकल आता है और बाहर निकलने के बाद अपनी मॉम के साथ लिपट कर रोना शुरू कर देता है और कहता है मॉम मॉम तुम ऐसे नहीं जा सकती मॉम। और वो चिल्ला रहा होता है। तो इसी वजह से साकान और उसका सब्जेक्ट दोनों वहीं पर रुक जाते हैं। तो साकान का सब्जेक्ट जो होता है पीछे की तरफ हटता है और उसकी तरफ आगे बढ़ता है ताकि जाकर राय को भी मार सके, जबकि राय कहता है कि मैं तुम सभी लोगों को मार डालूंगा और वहां पर बहुत ज्यादा रो रहा होता है। इसी के साथ उसे ग्राउंड के ऊपर पड़ी हुई पिल दिखाई देती है। तो वो उस पिल को देखता है, फिर साथ ही उस पिल को उठाता है, जबकि दूसरी तरफ से वो सब्जेक्ट जो होता है उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहा है कि तुम्हारे जैसा एक चूहा कैसे जिंदा बच गया, तुम्हें मरना होगा। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हमारा राय जो होता है उस पिल को खा जाता है और उस पिल को खाने के बाद उसकी बॉडी में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, जबकि सब्जेक्ट उसके करीब पहुंच जाता है और कहता है कि लड़के जहां पर कुछ तुमसे बात कर रहा है तो तुम यहाँ पर मेरी बात को इग्नोर किए जा रहे हो। तुम्हें नहीं पता कि जब बड़े बात करें तो उनकी बात को ध्यान से सुनना चाहिए, लेकिन अब जबकि तुम यहाँ पर मेरी बात नहीं सुन रहे तो फिर ठीक है, पहले भी यहाँ पर तुम्हें मारने वाला था तो अब यहाँ पर बिना बात सुने तुम मर जाओ। और वो अपने हाथों को बड़ा करता है और अपने हाथों के अंदर से शैडोज को निकालता है और उसके ऊपर अटैक करने लगता है। जैसे वो अपने बाजू को लंबा करके राय के ऊपर अटैक करने लगता है तो उसी वक्त राय भी बदल जाता है और अपने पंजे के साथ उसके बाजू के ऊपर अटैक करके उसका बाजू काट देता है। और इस बात से वो सब्जेक्ट बहुत ज्यादा हैरान होता है। तो वो सब्जेक्ट जो होता है वहां पर जोर जोर से चलाना शुरू कर देता है और कहता है मेरा बाजू, जबकि हमारा राय बिल्कुल एक पागल मॉन्स्टर की तरह हो जाता है। तो वो अपने पंजे के साथ बार बार उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। तो सब्जेक्ट भी दूसरी तरफ से अपने दूसरे हाथ को निकालता है और उसे कहता है कि लड़के यहाँ पर ड्रग की वजह से तुम काफी स्ट्रॉन्गर हो गए हो, लेकिन मैं अल्टीमेट टेस्ट सब्जेक्ट और तुम यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी नहीं हरा सकते। और वो अपने पंजे को आगे की तरफ करता है और हमारे राय के पंजे के साथ टकराता है, लेकिन हमारे राय का पंजा जो होता है उसके पंजे से ज्यादा पावरफुल होता है और वो उसके दूसरे बाजू को भी वहां पर काट देता है। दूसरा बाजू कटने के बाद दिखाते हैं कि टेस्ट सब्जेक्ट जो होता है वो दोबारा से अपने बाजू को रीजनरेट कर रहा होता है और उसका बाजू वहां पर रीजनरेट होने के बाद एक बड़ा सा क्ला बन जाता है और कहता है कि मैं अल्टीमेट टेस्ट सब्जेक्ट हूं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे जैसा एक छोटा सा कीड़ा जिसने अभी भी यहाँ पर पील को खाया और एक टेस्ट सब्जेक्ट बना है वो मुझे हरा सकता है। और इसी के साथ ही वो अपने हाथ के अंदर से एक क्ला निकालने के बाद अब राय के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होता है, जबकि हमारा राय जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। वो कुछ भी सोच समझ नहीं रहा होता, जिसकी वजह से उस टेस्ट सब्जेक्ट की जो क्ला होती है वो सीधी उसकी बॉडी के आर पार हो जाती है। तो राय की बॉडी के आर पार होने के बाद वो सब्जेक्ट वहां पर जोर जोर से हंस रहा होता है। उसे लगता है कि उसने यहाँ पर छोटे राय को मार दिया, लेकिन राय जो होता है वो अभी भी आगे की तरफ बढ़ता है। वो अपने दूसरे हाथ के साथ उसके क्ला को काटता है, हालांकि क्ला उसकी बॉडी के अंदर ही होता है और इसी के साथ ही वो नीचे की तरफ आता है। नीचे आने के बाद वो टेस्ट सब्जेक्ट के ऊपर जंप मारता है। वो दोनों पांव के साथ उसके मुंह के ऊपर लैंडिंग करता है, जिसकी वजह से वो टेस्ट सब्जेक्ट जो होता है वो ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। ग्राउंड के ऊपर गिरने के बाद उसका सर जो होता है वो ग्राउंड के अंदर धंस जाता है और उसके बाद लॉर्ड साकान ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा होता
होता है। तुम्हारा राय उसके ऊपर जंप लगाने के बाद अब उसकी तरफ घूर कर देखता है, फिर साथ ही अपने पंजे के साथ उसके ऊपर अटैक करना शुरू करता है। तुम्हारा राय उस टेस्ट सब्जेक्ट को वहां पर बहुत ही बुरी तरह से नोच डालता है, उसके पूरे के पूरे सर को ही उड़ा देता है। तो जब वो उसको वहां पर मार डालता है, उसके मरने के बाद हमारा राय अब यहाँ पर दूसरे लॉर्ड स्वाकान की तरफ देख रहा होता है, लेकिन साथ ही लॉर्ड स्वाकान उसकी तरफ देख रहा होता है, उसे एनालाइज कर रहा होता है क्या इसने पिल को सर्वाइव कर लिया। लेकिन असल में उसके हाथों का कलर ब्लैक हो चुका होता है और साथ उसके ऊपर रेड कलर की लाइंस होती हैं, यानी कि साइड इफेक्ट्स अभी भी उसकी बॉडी के अंदर हैं। तो लॉर्ड स्वाकान कहता है कि तुम तो एक म्यूटेंट हो, लेकिन ये पिल तुम्हारे पर काम नहीं कर रही, यानी कि इस पिल की वजह से साइड इफेक्ट्स तुम्हारी बॉडी में भी हैं। तुम्हारा राय अब लॉर्ड स्वाकान की तरफ देखता और कहता है कि मैं तुम्हें भी मार डालूंगा, और वो बड़ी तेजी के साथ जंप करते हुए लॉर्ड स्वाकान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जबकि लॉर्ड स्वाकान अपनी उंगली को सामने की तरफ करता है और उंगली को फ्लिक करते हुए उसके माथे के ऊपर फ्लिक करता है। जैसे वो उसके माथे के ऊपर मारता है तो हमारा राय जो होता है उड़ता हुआ पीछे जाकर दीवार के साथ पटकता है, एक जबरदस्त धमाका होता है और वहीं पर गिरकर वो बेहोश हो जाता है। तो लॉर्ड स्वाकान कहता है कि मैं तुम्हारे जैसे कीड़े के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, ये तो एक फेल एक्सपेरिमेंट है, यानी कि तुम अभी या फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ पर वैसे ही मर जाओगे, तो मुझे यहाँ पर तुम्हें मारने की जरूरत भी नहीं है। और वो अपने लोगों से कहता है कि सभी लोग तैयार हो जाओ, हम लोग टॉप जोन की तरफ निकलने वाले हैं, और वो अपने लोगों को लेकर टॉप जोन की तरफ चला जाता है। जबकि हमारा राय वहीं पर बेहोश पड़ा होता है और उसकी पावर्स जो होती है, ट्रांसफॉर्मेशन भी होती है, वो बैक हो जाती है। इसी के साथ ही वहां पर एक लड़की आती है। तो ये लड़की वहां पर आने के बाद राय को उठाती है और कहती है कि मुझे लगा ही था कि यही वो लड़का है। तो वो लड़की राय को उठाती है और उसे उठाने के बाद वहां पर से निकल जाती है, उसे लेकर वहां से चली जाती है। तो नेक्स्ट सीन हमें तकरीबन 10 साल के बाद का दिखाया जाता है। 10 साल के बाद का सीन दिखाते हैं कि दुनिया तो पहली तबाह हो चुकी है, और जहां पर एक लड़की और उसके छोटे भाई को दिखाते हैं कि वो दोनों सड़क के ऊपर भाग रहे होते हैं। माफिया के कुछ टेस्ट सब्जेक्ट उनके पीछे लगे होते हैं, तो वहां पर से भाग कर जा रहे होते हैं। तो लड़की जो होती है अपने छोटे भाई से कहती है कि बस तुम्हें थोड़ी देर और भागना होगा, हम लोग बस पहुंचने ही वाले हैं, सामने मिलिट्री का कैंप है, हम लोग अगर उस शहर में पहुंच गए तो वहां पर जाकर हम लोग पनाह ले सकते हैं। लेकिन उसका भाई जो होता है वो बहुत ही बुरी तरह से थक चुका होता है, वो उसे कहता है कि नूना मैं बहुत ज्यादा थका हुआ और मुझे प्यास लगी है, और इसी के साथ ही वो बेचारा वहीं पर गिर जाता है। तो उसकी बड़ी बहन उसको उठाती है और कहती है प्लीज मेरे ब्रदर मेरे साथ रहो, तुम्हें यहाँ पर गिरना नहीं है, अगर उन लोगों ने हमें पकड़ लिया तो वो हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे और हम लोग मर जाएंगे। इसी के साथ एक लोहे का पाइप उनके पास आकर ग्राउंड के अंदर धंस जाता है। तो एक टेस्ट सब्जेक्ट उनके पीछे ही होता है, बल्कि 3 लोग होते हैं। तो वो उसे कहते हैं कि तुम लोग कहां पर जा रहे हो बच्चों, तुम्हें यहाँ पर जाने किसने दिया, अभी तो तुम लोग यहाँ पर उस उम्र में पहुंचे जब हम लोग यहाँ पर तुम्हारे पर एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो, और अभी तुम यहाँ पर से भागने की कोशिश कर रहे हो, अभी भागना बिल्कुल बेकार है। और फिर साथ ही वहां पर से फिर से एक पोल को उखाड़ता है, और उस लोहे की पोल को उखाड़ने के बाद वो उनसे कहता है कि तुम लोग यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जा सकते। वो उस पोल को ग्राउंड के ऊपर मारता है उन दोनों के करीब, जिसकी वजह से वो दोनों वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं और वो जोर जोर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो बड़ी बहन चिल्लाकर उसे कहती है कि हम लोग जिंदा रहना चाहते हैं, प्लीज हमें मत मारो, हम लोग जिंदा रहना चाहते हैं। तो सब्जेक्ट अपने पास से पिल निकालता और कहता है अच्छा तो तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो, तो फिर ठीक है, तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही मौका है, इस पिल को खाओ, अगर सर्वाइव कर गए तो फिर जिंदा रहोगे, नहीं तो तुम वैसे भी जहां पर मरने वाले हो। तो चलो जल्दी से अपना मुंह खोलो, क्योंकि मुझे लगता है कि बिल्कुल परफेक्ट टाइम है तुम्हारे पर एक्सपेरिमेंट करने का। और वो छोटे लड़के का मुंह खोलता है जबरदस्ती और साथ ही पिल को उसके मुंह के अंदर डालने लगता है, जबकि उसकी बहन चिल्लाकर उसे कहती है नहीं प्लीज ऐसा मत करो, मेरे भाई के साथ ऐसा मत करो। जब वो वहां पर उसके मुंह के अंदर पिल डाल रहा था, इसी के साथ ही हमारा राय वहां पर पहुंच जाता है। तो राय ऊपर से जंप करते हुए सीधा आकर उसके ऊपर अटैक करता है। जब उसके सर के ऊपर लैंडिंग मारता है तो अपने पांव के साथ उस टेस्ट सब्जेक्ट को ग्राउंड के अंदर दंसा देता है, और बाकी के दोनों टेस्ट सब्जेक्ट देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आते हैं और कहते हैं कि तुम कौन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बॉस के ऊपर अटैक करने की। फिर साथ ही जब वो उसकी तरफ देखते हैं तुम्हारा राय उनसे कहता है प्लीज माफ करना, मैं यहाँ पर माफिया हंटर हूँ, और तुम्हारे जैसे माफिया को देखने के बाद मेरे हाथ और पांव खुद ही काम करना शुरू कर देते हैं ताकि मैं तुम्हें ढूंढ कर मार डालूं। तो हमारे राय ने वहां पर जो ड्रेस पहनी होती है उस ड्रेस के ऊपर एक लोगो बना होता है जो कि मिलिट्री का यानी माफिया हंटर्स का लोगो होता है। तो वो दूसरे टेस्ट सब्जेक्ट्स होते हैं वो कहते हैं जब लड़का बिल्कुल ठीक कह रहा है, इसके चेस्ट इसके बाजू के ऊपर जो लोगो बना हुआ है माफिया हंटर का ही है। राय बाकी दोनों से कहता है कि मेरा टाइम पूरा हो चुका है, यानी मेरा ड्यूटी टाइम पूरा हो चुका है, तो अगर तुम दोनों यहाँ पर जिंदा रहना चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ, अगर मेरे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ोगे तो फिर मैं तुम दोनों को भी यहाँ पर मार डालूंगा। तो वो दोनों से कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे जैसा एक मिलिट्री रेड यहाँ पर आएगा और हमारे जैसे लेवल 2 के सब्जेक्ट्स को हरा पाएगा, हम लोग लेवल 2 के टेस्ट सब्जेक्ट्स हैं और तुम हमें नहीं हरा सकते। और इसी के साथ ही वो लेवल 2 सब्जेक्ट जो होता है अपने हाथ में उसके रॉड होता है यानी पाइप होता है, उस पाइप को हमारे राय की तरफ फेंक देता है। जैसे वो उस पाइप को राय की तरफ फेंकता है तो वो पाइप बड़ी तेजी के साथ उड़ता हुआ राय की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। तुम्हारा राय वहीं से ऊपर की तरफ जंप लगाता है, वो उल्टा जंप लगाता है और साथ ही उस पाइप को अपने हाथ में पकड़ लेता है। जंप लगाने के बाद उस पाइप को हाथ में पकड़ता है और बड़ी स्पीड के साथ वापस उस पाइप को उसी की तरफ थ्रो कर देता है। तो जब हमारा राय उसी पाइप को वापस उस टेस्ट सब्जेक्ट की तरफ थ्रो करता है तो वो सीधा जाकर उस टेस्ट सब्जेक्ट के पास जाकर पीछे गाड़ी के अंदर धंस जाता है। इस बात से
से वो टेस्ट सब्जेक्ट भी काफी ज्यादा घबरा जाता है। तुम्हारा राय अब आगे बढ़ता है, जाकर उसके मुंह के ऊपर जाकर अपने घुटने से अटैक करता है, जिसके साथ उस बेचारे के दांत टूट जाते हैं और वो वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर रहा होता है। और इसी के साथ ही दूसरा टेस्ट सब्जेक्ट वहां पर से निकलता है और अपनी रॉड के साथ हमारी राय के ऊपर अटैक करता है। जब वो राय के ऊपर अटैक करता है, तुम्हारा राय नीचे की तरफ झुकते हुए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और इसी के साथ ही उसके मुंह पर पंच मारता है। तो जब वो उसके मुंह के ऊपर पंच मारता है तो उसी के साथ उसके सारे दांत टूट जाते हैं और दूसरा टेस्ट सब्जेक्ट भी वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिरकर मर जाता है। तुम्हारा राय यहाँ पर तीनों टेस्ट सब्जेक्ट्स को मार देता है, जबकि वो बच्ची और उसके साथ वो छोटा लड़का वो दोनों वहीं पर होते हैं और बहुत ज्यादा घबराए हुए होते हैं। तो हमारा राय आगे बढ़ता है और कहता है कि लगता है कि तुम लोग यहाँ पर मिलिट्री कैंप्स को ढूंढ रहे हो, क्या तुम मिलिट्री कैंप्स को ढूंढ रहे हो? तो वो कहते हैं हाँ, हम लोग मिलिट्री कैंप्स को ही ढूंढ रहे हैं। तो राय उन्हें अपने साथ लेकर वहां से वापस आ जाता है। यहाँ पर मिलिट्री का प्रोटेक्टेड एरिया होता है जिसे मिलिट्री कैंप कहते हैं। तो ये मिलिट्री कैंप जो होता है ये काफी ज्यादा प्रॉस्पर होता है, क्योंकि लोग यहाँ पर आसानी से रह पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सोल्जर्स इनकी प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। तो वो लड़की और लड़का दोनों को वहां पर लेकर आता है, वहां पर उन्हें खाना और पानी दिया जाता है, जबकि खुद हमारा राय जो होता है वो रूम के अंदर होता है और अपने प्रोफेसर के पास होता है। तो प्रोफेसर उसे कहते हैं राय क्या तुम ठीक हो? तो राय उसे कहता है कि लीडर क्या ये मेरा लास्ट मिशन है? तो वो उसे कहता है कि सॉरी प्लीज मुझे माफ करना, जो तुम्हारा लास्ट मिशन नहीं है। हमें पता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर साइड इफेक्ट्स हैं और इन साइड इफेक्ट्स की वजह से तुम इस वक्त मौत से लड़ रहे हो, लेकिन प्लीज हमारी बात को समझने की कोशिश करो। बिल्कुल मेरे बेटे की तरह हो, लेकिन इसके बावजूद मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है तुम्हें यहाँ पर मिशन के ऊपर भेजने के अलावा। हमारे पूरे डेथ जोन में तुम्हारे जैसा कोई भी दूसरा टेस्ट सब्जेक्ट नहीं है जो कि बिल्कुल परफेक्ट सोल्जर हो। तुम एक बिल्कुल परफेक्ट सोल्जर हो। तो वो अपने बाजू के ऊपर से कपड़ा हटाता है, उसे कहता है कि मैं परफेक्ट सोल्जर हूँ, जरा मेरे बाजू की तरफ देखो, ये साइड इफेक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं और बहुत ही जल्दी मैं मरने वाला हूँ। प्रोफेसर उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक और मिशन देने वाला हूँ और ये वाला जो मिशन है ये तुम्हें जिंदा रहने की उम्मीद देगा, क्योंकि बहुत ही जल्दी तुम उस मिशन को पूरा करोगे तो उसके बाद तुम्हारे साइड इफेक्ट्स हट जाएंगे। राय बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है प्रोफेसर क्या वाकई में आपको यहाँ पर कोई ऐसा रास्ता मिल गया है जिससे आप मेरी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, आप मुझे यहाँ पर ठीक कर सकते हैं? तो वो उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हें सच बताऊंगा, हम लोग यहाँ पर तुम्हारे लिए कोई भी इलाज नहीं बना पा रहे। वो इलाज सिर्फ इसलिए नहीं बना पा रहे क्योंकि हमारे पास आग नहीं है। अगर हमारे पास यहाँ पर आग होती तो मुझे लगता है कि हम तुम्हारे लिए कोई ना कोई इलाज बना सकते थे। हम लोग यहाँ पर बहुत सारी मेडिसिन का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेकिन उन मेडिसिन को एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करने के लिए हमें आग की जरूरत है और आग हमारे पास नहीं है। हमारा राय उसे कहता है कि मैंने ऐसी कहानियां सुनी है कि यहाँ पर एक म्यूटेंट लड़की है जो कि आग क्रिएट कर सकती है। कहीं आप ये तो नहीं चाहते कि मेरा लास्ट मिशन ये हो कि मैं उस लड़की को जाकर ढूंढ कर लाऊं जो आग बना सकती है? तो वो कहते हैं हाँ, हमें उस लड़की की जरूरत है। तो ये तुम्हारा लास्ट मिशन होगा, तुम्हें उस लड़की को ढूंढ कर लाना होगा जो कि आग क्रिएट कर सकती है। अगर तुम उस लड़की को ढूंढ लाते हो तो फिर हमारे पास आग होगी और आग की मदद से हम लोग तुम्हारे लिए मेडिसिन बना पाएंगे जिससे हम तुम्हें ठीक कर सकते हैं। तो राय इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है। प्रोफेसर उसे कहते हैं मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि ये आखिरी सोल्यूशन है, हम तुम्हें तभी बचा सकते हैं जब तुम उस आग क्रिएट करने वाली लड़की को ढूंढ कर लाओगे। प्रोफेसर उसे कहते हैं मुझे पता है कि मैं तुमसे कुछ ज्यादा ही मांग रहा हूँ, क्योंकि उस फायर गर्ल को ढूंढ पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन इसके बावजूद मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम उस लड़की को ढूंढ कर लाओ, अपने और मिशन में कामयाब रहो और उसके लिए इसके बाद ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। इसी के साथ ही हमारा राय बाहर जाकर अपने घोड़े के पास खड़ा होता है ताकि वो जाकर फायर गर्ल को ढूंढने के लिए निकल सके। तो जब वो वहां पर सोच रहा था कि मैं कहां से जाकर स्टार्ट करूं, तो उसी के साथ ही वो लड़की उसके पास आती है और उसे कहती है मुझे लगता है कि तुम लोग यहाँ पर उस लड़की को ढूंढ रहे हो। तो हमारा राय उसे कहता है कि तुम यहाँ पर किस लड़की की बात कर रहे हो? तो वो लड़की उसे कहती है कि मैं यहाँ पर उस लड़की की बात कर रही हूँ जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वो आग जला सकती है। फिर पहले जब हम लोग यहाँ पर आए थे उस वक्त मुझे तुमसे बात करने का मौका नहीं मिला था, लेकिन अब मैंने तुम्हारी बातें सुनी, तुम उस सीनियर के साथ बातें कर रहे थे और तुम दोनों किसी लड़की को ढूंढने की बातें कर रहे थे। और इसी के साथ ही उसे कहती है ये कल की बात है, कल हम दोनों भाग रहे थे, भागते भागते हम लोग जाकर एक पत्थर के पीछे छुप गए क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा थी और मैं और मेरा भाई एक दूसरे के साथ चिपक कर लेटे हुए थे। जब हम लोग वहां पर सो रहे थे मुझे महसूस हुआ कि वहां पर कोई आया है, कोई बड़ी बिग सिस्टर वहां पर आई थी और उसने वहां पर आकर लकड़ियों के ऊपर कुछ जलती हुई चीज जलाई थी, कोई ऐसी चीज जिसके अंदर से रोशनी निकल रही थी। मुझे नहीं पता कि वो क्या चीज थी, शायद जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वो आग है, तो मुझे लगता है कि वो आग थी क्योंकि उसके अंदर से ब्लैक कलर का धुआं निकल रहा था। उससे मुझे काफी ज्यादा गर्मी मिली। मैं और मेरा भाई पूरी रात वहां पर उस गर्मी को सेकते रहे। जब हम लोग सुबह उठे तो वो लड़की वहां से जा चुकी थी और वो आग भी बुझ चुकी थी, लेकिन लकड़ियों के अंदर से वो ब्लैक कलर का धुआं निकल रहा था। तो इसका मतलब है कि वो लड़की थी, वो वही लड़की थी जिसने वहां पर आग जलाई है जिसको तुम ढूंढ रहे हो। हमारा राइस की बातें सुनने के बाद काफी हैरान हो रहा था और उसे यहाँ पर ये बात कंफर्म हो जाती है कि फायर गर्ल वाकई में इसी इलाके में है। तो वो उससे पूछता है कि रात के वक्त तुमने उसे कहां पर देखा था? तो वो उसे बताती है कि वो यहाँ पर इस इलाके में है। तुम्हारा राय अब यहाँ पर उस लड़की को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है।
तो राय उस लड़की को ढूंढते ढूंढते उसी जगह के पर पहुंच जाता है जिस जगह के बारे में उस लड़की ने उसे बताया था कि उस लड़की ने लास्ट टाइम उसे उस जगह में उस एरिया में देखा था। तो राय को वहां पर फायर की स्मेल आ रही होती है, तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे फायर की स्मेल यहीं पर आसपास से आ रही है। इसी के साथ ही वो अपने हाथों की तरफ भी देख रहा था क्योंकि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा होता, उसकी पूरी बॉडी वहां पर काली हो जाएगी और उसके बाद साइड इफेक्ट्स की वजह से वो लड़का बेचारा मर जाएगा। तो हमारा राय आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है और कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी उसे जाकर ढूंढना होगा। इस वक्त मैं उन लोगों के इलाके में हूँ जो कि आग की पूजा करते हैं। आग की पूजा करने वाले लोग बहुत ज्यादा खतरनाक हैं और वो हमारे जैसे आम इंसानों को पकड़ते हैं, जहाँ पे टेस्ट सब्जेक्ट्स उन सभी को पकड़ते हैं और उनको बलि चढ़ाने के लिए आग के देवता के सामने चढ़ा देते हैं, मतलब आग के देवता के सामने उनका सर काट देते हैं। तो इसी के साथ उसे वहां पर साइड के ऊपर से कुछ लोग दिखाई देते हैं। तो ये सभी लोग जो होते हैं ये आग की पूजा करने वाले होते हैं। तो वो लोग साइड के ऊपर से निकलते हैं और उसके पीछे लग जाते हैं। तो हमारा राय कहता है कि मुझे जल्दी से भागना होगा। वो उन सभी से छुपते छुपाते एक बिल्डिंग के अंदर जाकर छुप जाता है और कहता है अब इन लोगों को यहाँ पर आना था। इस वक्त मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं इन सभी के साथ फाइट कर सकूं क्योंकि उसकी हाथ जो था पूरी तरह से काला होता जा रहा था। तो वो कहता है कि मुझे इन सभी से फाइट नहीं करनी और ना ही मैं इनसे फाइट कर पाऊंगा, मुझे चुपचाप यहाँ से निकलना होगा। जितना ज्यादा चुपचाप मैं यहाँ से निकल सकता हूँ उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे ही वो वहां पर से चलकर जा रहा होता है तो फर्श के ऊपर से एक लकड़ी जो होती है वो टूटती है। लकड़ी के टूटने की वजह से आवाज होती है जिसके साथ ही एक फायर की पूजा करने वाला वहां पर निकल आता है। तो जैसे ही वो वहां पर निकल आता है तो हमारे राय को देख लेता है। उसे देखने के बाद वो अपने पास से एक हॉर्न निकालता है और उसको बजाने लगता है ताकि वो बाकी के सभी लोगों को इन्फॉर्म कर सके। तो राय कहता है जो तो बहुत ही बुरा है, जो अपने बाकी के सभी साथियों को बुला लेगा। तो जैसे ही वहां पर वो हॉर्न बजाने लगता है इसी के साथ ही एक लड़की वहां पर से निकलती है और उस आग की पूजा करने वाले के सर के ऊपर आकर अटैक करती है और उसके सर के ऊपर अटैक करके उस बंदे को वहीं पर मार देती है। और इस बात से राय काफी ज्यादा हैरान होता है। तो वो लड़की अपने चेहरे के ऊपर से अपनी हुडी को हटाती है और हमारे राय की तरफ देखती है। तो हमारा राय उसकी तरफ देखता है और कहता है मैं थोड़ी देर पहले जिसकी स्मेल को महसूस कर रहा था वो यही लड़की है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि यही लड़की है जो कि फायर विल्डर है, यानी यही वो लड़की फायर गर्ल है। तो वो लड़की हमारे राय से कहती है कि अब जबकि तुम यहाँ पर मेरा पीछा करते हुए जहाँ तक पहुंचो इसका मतलब यह है कि तुम मेरी स्मेल का पीछा कर रहे थे। अगर मेरी स्मेल का पीछा कर रहे हो तो मतलब यह है कि तुम फायर गर्ल को ढूंढ रहे हो। मैं यहाँ पर कुछ गलत कह रही हूँ। तुम्हारा राय से कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर फायर गर्ल को ढूंढ रहा हूँ, क्या तुम फायर गर्ल नहीं हो? तो वो कहते हैं नहीं मैं फायर गर्ल नहीं हूँ। तो राय कहता है तो फिर वो स्मेल तुम्हारे पास से क्यों आ रही है? तो वो उसे कहती है क्योंकि मैं उस लड़की के साथ थी जिसे तुम फायर गर्ल कहते हो जो कि आग क्रिएट कर सकती है, मैं उस लड़की के साथ थी, इसी वजह से उसकी स्मेल मेरे पास से आ रही है। तुम्हारा राय कहता है तो फिर बताओ कि वो लड़की कहाँ पर है, ये बहुत ज्यादा अर्जेंट है, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे जल्दी से जल्दी वो लड़की चाहिए। तो चलो हियर उसे कहती है कि मेरे साथ आओ, तुम्हें मेरे साथ आना होगा क्योंकि मुझे पता है कि वो फायर गर्ल कहाँ पर है, मैं तुम्हें उसके पास लेकर जा सकती हूँ। और वो दोनों वहां पर से आग की पूजा करने वाले लोगों से बचते बचाते वहां से निकल जाते हैं और वहां पर से निकलने के बाद उसे कहती है चुपचाप मेरे साथ चलते रहो। तो वो उसके साथ चलते चलते डॉक एरिया के ऊपर पहुंच जाते हैं। तुम्हारा राय उसे कहता है कि ये क्या हम लोग उन फायर वर्शिपर्स यानी कि आग की पूजा करने वाले लोगों के एरिया में और ज्यादा आगे क्यों जाते जा रहे हैं? वैसे हम लोगों ने बड़ी मुश्किल के साथ वहां पर से उन सभी लोगों से अपना पीछा छुड़वाया था और अब यहाँ पर तुम मुझे फिर से उन्हीं की टेरिटरी में लेकर जा रही हो। तो वो लड़की उसे कहती है कि यहाँ पर बाकी इलाकों के मुकाबले में फायर वर्शिपर्स बहुत ज्यादा कम है, यहाँ पर सिर्फ 2-4 लोग ही होंगे। तो वो उसे कहती है सिर्फ और सिर्फ 3 लोग हैं, मुझे लगता है कि 3 लोगों को तो तुम आसानी से हरा सकते होगे, उनमें से 1-2 टेस्ट सब्जेक्ट भी हो सकता है। तो राय उसे कहता है कि ये क्या तुम अचानक से मुझे यहाँ पर लेकर आई हो जहाँ पर तुम्हें लगता है कि यहाँ पर 3 लोग हैं, यानी कि आग की पूजा करने वाले 3 लोग जहाँ पर एरिया को सर्वेलेंस कर रहे हो और तुम जहाँ पर उनसे मुझे फाइट करवाना चाहती हो। तुमने तो कहा था कि तुम्हें पता है कि फायर गर्ल कहाँ पर है और तुम मुझे फायर गर्ल के पास लेकर जाने वाली थी। अचानक से मुझे यहाँ पर इन लोगों से फाइट करने की जरूरत ही क्या है? मुझे बताओ कि फायर गर्ल कहाँ है, हम लोग उसके पास चलते हैं। और इसी के साथ ही हमारे राय के ऊपर अटैक होता है तो एक पोल दूसरी तरफ से उनके ऊपर फेंका जाता है। तो वो पोल जो होता है हमारा राय उसको अवॉइड करता है जबकि वो सीधा जाकर पीछे दीवार के अंदर धंस जाता है और वो लड़की अपनी जगह से हिलती भी नहीं है। तो वहां पर आग की पूजा करने वाला एक बंदा होता है और उसके साथ 2 टेस्ट सब्जेक्ट्स होते हैं। वो लोग इस बात से काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं कि यहाँ पर उनकी ऑफरिंग्स पहुंच आई हैं, यानी कि यहाँ पर उनके कुर्बानी के बकरे पहुंच आए हैं जिनको वो हलाल कर सकते हैं अपने फायर गार्ड के सामने। तो वो लोग कहते हैं चलो इनको जल्दी से पकड़ लो। इसी के साथ ही वो लोग आगे बढ़ते हैं उनको पकड़ने के लिए। तुम्हारा राय कहता है अब हम लोग यहाँ पर क्या करें, तो हमें पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसी के साथ ही हमारा राय जो होता है वो पहले टेस्ट सब्जेक्ट के मुंह पर जबरदस्त पंच मारता है जिससे वो उड़ता पीछे की तरफ गिर जाता है। फिर साथ ही वो दूसरे वाले को किक मारता है और उसको पीछे की तरफ गिरा देता है। और वो लड़की देख रही होती है, वो लड़की जहाँ पर इसकी स्ट्रेंथ को टेस्ट कर रही होती है। तो हमारा राय कहता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, मैं यहाँ पर शोर हूँ कि यहाँ पर सिर्फ 2 नहीं है। और इसी के साथ ही तीसरे वाला पीछे से निकलता है और वो साइज में काफी ज्यादा बड़ा होता है। वो हमारे राय को पंच मारता है जिससे हमारा राय उड़ता हुआ पीछे जाकर एक कंटेनर के साथ टकराता है। तो वो कहता है अचानक से ये बड़ा सा जायंट कहाँ से निकल कर आ गया। तो वो जायंट जो होता है वो साइज में काफी ज्यादा बड़ा होता है, इसी वजह से वहां पर से एक और कंटेनर को उठा लेता है। वो उस बड़े से कंटेनर को उठाता है और उस कंटेनर को उठाकर राय के ऊपर दे मारता है
जबकि हमारा राय जल्दी से जंप करते पीछे की तरफ हटता है ताकि कंटेनर के नीचे आने से बच सके। तो पीछे हटने के बाद वो डॉग के एरिया पर पहुंच जाता है जहां पर नीचे पानी होता है। तो वहां पर पहुंचने के बाद अब ज्यादा रास्ता नहीं बचा होता। तो दूसरा टेस्ट सब्जेक्ट कहता है कि अब तुम कहां पर से भाग कर जाओगे, क्योंकि इस क्लिफ के ऊपर से या तो पानी के अंदर गिरोगे या फिर चुपचाप हमारे साथ चलो, वैसे भी तो तुम यहाँ पर मरने वाली हो। तो टेस्ट सब्जेक्ट जल्दी से जंप करते हुए उसके पास आगे बढ़ता है, यानी कि वो बड़ा सा जायंट जो होता है उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन हमारा राय वहां पर से एक रस्सी उठाता है और वहां पर जो खूंटे बंधे होते हैं उनके साथ रस्सी को बांधता है। दोनों के साथ रस्सी को बांधकर जल्दी से जंप करते हुए पीछे से निकलता है ताकि उस बड़े से टेस्ट सब्जेक्ट के ऊपर चढ़ जाए। तो वो जंप करते हुए उस जायंट के ऊपर चला जाता है उस रस्सी को अपने हाथ में पकड़कर। दूसरा टेस्ट सब्जेक्ट उसे कहता है कि लड़के, क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर अपने छोटे मोटे पंचेस के साथ इस बड़े से जायंट को हरा पाओगे? ये हमारा बड़ा सा जायंट टेस्ट सब्जेक्ट जैसा टेस्ट सब्जेक्ट है और इस बड़े से टेस्ट सब्जेक्ट को हराना तुम्हारे पास की बात नहीं है। तो इसी के साथ हमारा राइज होता है उस बड़े जायंट के मुंह पर पंच मारता है। जब वो बड़े जायंट के मुंह पर पंच मारता है तो जायंट आगे की तरफ बढ़ता है, क्योंकि हमारे राय ने पहले वहां पर रस्सी दोनों खूंटों के साथ बांधी थी। इसी वजह से उसका पांव उस रस्सी के साथ टकराता है और जायंट जो होता है वो पानी के अंदर गिर जाता है। जब वो पानी के अंदर गिर रहा होता है तो अपने दोनों हाथों के साथ राय को पकड़ लेता है। तो हमारा राय उसके साथ ही पानी के अंदर गिर जाता है, दोनों पानी के अंदर डूब जाते हैं। तो टेस्ट सब्जेक्ट कहता है कि मुझे तो लगा था कि वो उस अपने पंच के साथ उस बड़े टेस्ट सब्जेक्ट को नहीं मार पाएगा, लेकिन अफसोस वो दोनों पानी के अंदर गिर गए। वो लड़का तो पानी के अंदर ही निमट जाएगा। फिर साथ ही वो आगे बढ़ता है और उस लड़की की तरफ और कहता है कि अब जबकि वो लड़का तो मर चुका है तो अब हमें जहाँ पर तुम्हें लेकर जाना होगा, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑफरिंग है, यानी कुर्बानी का सिर्फ एक ही बकरा लेकर जाएंगे। तो वो लड़की उसकी बात सुनने के बाद आगे से मुस्कुराना शुरू कर देती है, जबकि वो टेस्ट सब्जेक्ट उसे कहता है कि लड़की तुम यहाँ पर मुस्कुरा क्यों रही हो? तो वो उसे कहती है क्योंकि यहाँ पर मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमसे मैं फाइट नहीं करने वाली बल्कि कोई और है जो तुम्हारा ओपोनेंट है। और इसी के साथ हमारा राय पानी के अंदर से बाहर निकल आता है और उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो वो लड़की उसे कहती है कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि बड़े टेस्ट सब्जेक्ट जो होते हैं वो तैर नहीं सकते, यानी कि वो तुम्हारा जायंट जो था वो तो पानी के अंदर डूब गया। ये बात सुनने के बाद वो टेस्ट सब्जेक्ट कहता है फिर भी इस बात से क्या फर्क पड़ता है, ये लड़का अभी भी पानी के अंदर से बाहर निकल कर आया जिसकी वजह से ये हांफ रहा है और इस स्टेट में ये मुझे मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा। तो जैसे ही वो अपना बाला लेकर हमारे राय के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो इसी के साथ या वो लड़की आगे बढ़ती है और अपने हाथ को उसकी गर्दन के ऊपर जाकर दे मारती है और उसे कहती है हाँ बिल्कुल, मैं भी अभी भी यहाँ पर सर्वाइव करके बाहर निकली हूँ और इसी वजह से मैं यहाँ पर और ज्यादा सर्वाइव करना चाहती हूँ। तो वो टेस्ट सब्जेक्ट को वहीं पर एक ही अटैक के साथ मार देती है। राय जो होता है वो पहले वहां पर काफी बुरी तरह से थक चुका होता है, तो वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और उसे कहता है कि मुझे जल्दी से बताओ कि वो फायर गर्ल कहाँ पर है, मुझे उस फायर गर्ल को जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर और ज्यादा देर करूंगा तो फिर मैं मर जाऊंगा। तो वो लड़की उसे कहती है अब जबकि मैंने यहाँ पर तुम्हारा टेस्ट ले लिया और तुमने यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर दिया है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें उसके पास लेकर जा सकती हूँ। तुम्हें मेरी दोस्त को बचाने के लिए मेरे साथ चलना होगा। मेरी दोस्त को इस वक्त फायर गॉड वर्शिपर्स ने अपनी बेस के अंदर छुपा कर रखा हुआ है, किडनैप करके रखा हुआ है और हमें वहां पर जाकर उसे बचाना होगा। तो हमारा राय उसे कहता है कि मैं तुम्हारी दोस्त को बचाने के लिए क्यों जाऊंगा, मुझे यहाँ पर फायर गर्ल चाहिए, मैं फायर गर्ल को ढूंढ रहा हूँ, मेरा यहाँ पर तुम्हारे से कोई भी ताल्लुक नहीं है और ना ही मैं यहाँ पर तुम्हारी दोस्त को बचाने के लिए जाने वाला हूँ। तुम्हें पता भी है तुम कहाँ पर जाने की बात कर रही हो, तुम इन फायर वर्शिपर्स के बेस पर जाने की बात कर रही हो जहाँ पर इन जैसे बहुत ज्यादा पागल लोग हैं, वो सारे के सारे, उनके साथ बहुत सारे टेस्ट सब्जेक्ट्स भी होंगे, उन सभी को हराना नामुमकिन है। तो वो लड़की उसे कहती है कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं और ना ही तुम्हारे पास यहाँ पर कोई और रास्ता है, तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। राय कहता है इस बात का क्या मतलब है? तो वो लड़की उसे कहती है क्योंकि मैं यहाँ पर जिस बंदे को अपना दोस्त कह रही हूँ और जिसको ढूंढने के बारे में कह रही हूँ वही फायर गर्ल है, अगर तुम्हें फायर गर्ल चाहिए तो फिर मेरे साथ जाकर उसको बचाना होगा। तो अब उसकी बात सुनने के बाद राय जो होता है उसके साथ चलने को तैयार हो जाता है, वो उसके साथ वहां पर से उनकी बेस की तरफ चल पड़ता है। तो बेस के बारे में सिर्फ इस लड़की को ही पता होता है, तो उसे अपने साथ लेकर एक टनल के अंदर से बाहर निकल रही होती है। तो वो लोग एक गटर के पाइप के अंदर से बाहर निकलते हैं। तो वो उसे कहता है क्या तुम वाकई में मुझे सच बता रही हो कि वो लड़की फायर गर्ल है जिसे उन्होंने अपने बेस के ऊपर बंदी बनाकर रखा हुआ है? तो वो लड़की कहती है हाँ मैं तुमसे सच बोल रही हूँ, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी, पहले मैंने तुमसे सच ही बोला था। तो दोनों उस गटर के अंदर से बाहर निकलते हैं, एक ट्रेन के ऊपर, एक टूटी हुई ट्रेन के ऊपर बाहर निकलते हैं। तो राय उसे कहता है कि मुझे ये बताओ कि ये आग की पूजा करने वाले लोगों की टेरिटरी कितनी ज्यादा दूर है, हम लोग कब वहां तक पहुंचेंगे? तो वो उसे कहती है बहुत ही जल्दी हम लोग वहां पर पहुंचने वाले हैं। लोगों ने अपने टेंपल को एक होल के अंदर बनाया हुआ, एक ऐसा होल जो कि अर्थक्वेक के बाद आया था, जहां पर एक अर्थक्वेक आया था और वहां पर नीचे का ग्राउंड जो था वो टूट गया था और उन लोगों ने उसी टूटे हुए ग्राउंड के अंदर अपना बेस और अपना टेंपल बनाया हुआ है ताकि वो लोग आसानी से दूसरे लोगों से छुपकर रह सके। लेकिन ये वाला रास्ता बिल्कुल सेफ है, जहाँ पर कोई भी गार्ड नहीं है। मैं पहले भी इस रास्ते से वहां तक जा चुकी हूँ, लेकिन मदद लेने के लिए मैं जहाँ पर किसी और को ढूंढ रही जैसे कि तुम्हारा राय उसे कहता है कि तुम्हारी फ्रेंड जिसके बारे में तुम कह रही हो कि उसका नाम यूमी है, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि यूमी जो है वो एक फायर गर्ल है? अगर वो वाकई में फायर गर्ल है तो फिर आग की पूजा करने वाले लोग तो उसे बिल्कुल भी नहीं मारेंगे, क्योंकि वो लोग तो आगे की पूजा करते हैं, वो तो उसे अपनी एक देवी समझेंगे या फिर अपने लिए एक गार्ड समझेंगे। तो वो लड़की उसे कहती है कि
नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैंने आग की पूजा करने वाले लोगों को बातें करते हुए सुना था। मैंने सुना था कि वो लोग कह रहे थे कि वो उसे मार डालेंगे। अगर वो उसे मारना चाहते हैं तो फिर हमें वहां पर जाना होगा, जल्दी से जल्दी जाकर उसको बचाना होगा इससे पहले कि वो उसे मार डालें। वैसे भी अगर उन लोगों ने यूमी को मार दिया तो वो लोग हमें इस बारे में तो बिल्कुल भी नहीं बताएंगे कि उन्होंने यूमी को मारा क्यों है। तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हमें जाकर उसे बचाना ही होगा। तो राय उसे कहता है कि मुझे ये बताओ, तुम उस फ्रेंड को बचाने के लिए इतना ज्यादा कर क्यों रही हो, क्योंकि वो तो सिर्फ एक दोस्त है और इस दुनिया में कोई भी किसी दूसरे की जान बचाने के लिए इस हद तक नहीं जाता। तो वो लड़की उसे कहते हैं कि मैं यूमी से अचानक मिली थी, मैं उसे नहीं जानती थी, लेकिन इसके बावजूद उस लड़की ने मेरी मदद की थी। उसने अपने पास से कुछ मेडिसिन और साथ ही अपना खाना मुझे दिया था। क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस दुनिया में अगर कोई आपको अपना खाना देता है जो कि बहुत ज्यादा वैल्यूएबल चीज है तो वो आपका सबसे बड़ा बेनिफैक्टर हुआ, उसने आपकी जान बचाई है। तुम्हारा राय उसे कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा। इस दुनिया में जहां पर हम सभी लोग जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी अपना राशन किसी के साथ बांटना नहीं चाहता। उसने अपनी जान बचाने के बजाय तुम्हें अपना खाना दे दिया, इसका मतलब यह है कि वो वाकई में बहुत ही अच्छी औरत है। तो ये बात सुनने के बाद वो लड़की उसे कहती है मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाती हूँ। जब मैं अपने ग्रुप के साथ ही, उसमें मेरे कुछ फैमिली रिलेटिव्स भी थे, तो वहां पर चलते चलते मैं गड्ढे के अंदर गिर गई। जब मैं उस गड्ढे के अंदर गिर गई तो वो लोग मेरे सामने खड़े थे, लेकिन मैंने उनसे मदद की भीख मांगी, कोई भी वहां पर मुझे बचाने के लिए नीचे नहीं आया। किसी ने इतना नहीं किया कि कोई रस्सी फेंक कर मुझे वहां से बाहर निकाल सके। वो सभी लोग वहां पर से मुंह मोड़कर चले गए। किसी के पास इतना टाइम नहीं था कि मुझे बचाने के लिए वहां पर रुक सकते। वो मुझे अकेला वहां पर छोड़कर चले गए और उसके बाद मैं वहां पर से बाहर निकलने की कोशिश करती रही। मेरी उंगलियां टूट चुकी थी, मेरे नाखून टूट चुके थे, लेकिन इसके बावजूद मैं वहां से निकलने की कोशिश करती रही। कितने दिनों तक मैंने कोशिश की और उसके बाद मैं आखिरकार उस गहरे गड्ढे के अंदर से बाहर निकल आई। जब मैं उस गड्ढे के अंदर से बाहर निकली तो उस वक्त मैंने अपने माइंड में दो फैसले किए। मैंने पहला फैसला ये किया कि आज के बाद से जिंदगी में अगर किसी को मदद की जरूरत होगी तो मैं उसकी मदद जरूर करूंगी, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े, चाहे अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़े, मैं उसकी मदद जरूर करूंगी। तो राय उसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होता है, फिर साथ उसे कहता है और दूसरी बात क्या थी, तुमने दूसरा क्या फैसला किया। तो वो उसे कहती है दूसरी बात के बारे में फिलहाल के लिए रहने दो, जब सही वक्त आएगा मैं तुम्हें उसके बारे में बता दूंगी। यानी कि जब तुम यहाँ पर मरने के बहुत ज्यादा करीब होगे वो बात मैं तुम्हें उस वक्त बताऊंगी। और इसी के साथ ही वो लोग सामने एक लेटर के साथ चिपकते हैं और उसके साथ ऊपर की तरफ चढ़ रहे होते हैं। तुम्हारा राय उसे कहता है कि तुमने कहा कि जब मैं मरने के बहुत ज्यादा करीब होऊंगा तब तुम्हें दूसरी बात बताओगी, लेकिन ऐसा क्यों है। तो वो उसे कहते तुम्हें फिलहाल के लिए जाने की जरूरत नहीं है, चलो जल्दी से मेरा हाथ पकड़ो और ऊपर आ जाओ, क्योंकि ये सीढ़ी बहुत ज्यादा कमजोर है, कहीं तुम गिर ना जाना। तुम्हारा राय जो होता है वो उसे कहता है नहीं कोई जरूरत नहीं है। फिर साथ ही वो सीढ़ी टूट जाती है और हमारा राय वहीं पर लटक जाता है। तो वो लड़की उसे कहती है मैं कह रही हूं ना मेरा हाथ पकड़ो और जल्दी से ऊपर आ जाओ। तुम्हें पहले भी कहा था कि मेरा हाथ पकड़कर ऊपर आ जाओ, लेकिन तुम मेरा हाथ पकड़ने को तैयार ही नहीं हो। तो राय कहता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही आ जाऊंगा। और इसी के साथ ही वो उसका हाथ पकड़े बिना खुद ही मेहनत करता है और कोशिश करके ऊपर चढ़ आता है। जबकि वो लड़की उसे कहती है कि ये क्या तुम मेरा हाथ क्यों नहीं पकड़ना चाहते, क्या मेरा हाथ गंदा है या फिर तुम्हें मेरा हाथ पसंद नहीं आ रहा। तो राय उठकर खड़ा आ जाता है और उसे कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, असल में मैं यहाँ पर तुम्हारा हाथ इसलिए नहीं पकड़ रहा क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा हाथ पकड़ने से मेरी हार्ट बीट तेज हो जाए। मेरी बॉडी के अंदर जो म्यूटेंट पावर्स हैं वो मेरी हार्ट बीट के तेज होने के बाद एक्टिवेट हो जाती हैं और उसके बाद मेरा दिल फट जाएगा और कहीं मैं मर ना जाऊं। मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब है, इसी वजह से तो मैं फायर गर्ल को ढूंढ रहा हूं ताकि मैं अपना इलाज ढूंढ सकूं। तो वो लड़की उसे कहती है तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि तुमने आज से पहले कभी भी किसी लड़की का हाथ नहीं पकड़ा। तो राय कहता है नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं है कि मैंने किसी लड़की का हाथ नहीं पकड़ा, बस मैं यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल रहने की कोशिश कर रहा हूँ। लड़की उसे कहती है तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि जब तुम्हारी हार्ट बीट फास्टर भागेगी और तुम्हारा दिल फटेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मर जाओगे बल्कि तुम यहाँ पर एक म्यूटेंट बीस्ट बन जाओगे। तो राय उसे कहता है कि इससे तो अच्छा है मैं यहाँ पर मर जाऊं एक म्यूटेंट बीस्ट बनने की बजाय। तो वो लड़की यहाँ पर मजाक के तौर पर अपना हाथ उसकी तरफ करती है। तो राय चलाकर उसे कहता है कहीं तुम पागल तो नहीं होगी, जो तुम क्या कर रही हो, मैंने तुमसे कहा ना कि अपना हाथ मुझसे दूर रखो। तो वो लड़की उसे कहती है प्लीज माफ करना, मैं तो बस यहाँ पर ये चेक कर रही थी तुम्हारी हार्ट बीट जो है वो कितनी तेज भागेगी तब तुम एक म्यूटेंट बीस्ट बनोगे। राय उसे कहता है कि बस भी करो, तुम तो यहाँ पर कुछ ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रही हो। और इसी के साथ वो लोग फिर से आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो राय ने अपने कंधे के ऊपर एक बंदूक पहनी होती है जो कि बार बार किसी जगह के साथ अटक रही होती है। तो वहां पर क्लिफ में अटक जाती है। तो वो वहां पर से उसे बाहर निकालता है और कहता है कि तुम यहाँ पर मुझे कौन से रास्ते से लेकर आ रही हो, बार बार मेरी चीजें अटक रही हैं। तो लड़की उसे कहती है कि यार तुम इस बेकार सी गन को अपने साथ क्यों रखते हो, इसके अंदर तो मुझे लगता है कि बारूद भी नहीं है और बारूद तो वैसे भी काम भी नहीं करता। उसे कहता है मेरे पेरेंट्स की आखिरी निशानी है, मैंने अपने पेरेंट्स को ठीक तरह से नहीं देखा क्योंकि मैं अपने फादर को तो बिल्कुल भी नहीं जानता, लेकिन मेरी मदर को मैंने देखा था। उसके बाद से ये गन मेरे पास है, उनकी आखिरी निशानी के तौर पर मैंने इसे अपने पास संभाल कर रखा हुआ है। इसी के साथ वो लड़की उसे कहती है रुक जाओ, अपनी कहानी बाद में सुनाना क्योंकि हम लोग वहां पर पहुंच गए हैं। तो वो लोग एक झरने के पास पहुंचते हैं और वहां पर जब वो पहुंचते हैं तो वहां पर काफी सारे आग की पूजा करने वाले लोग खड़े होते हैं। तो ये उनका बेस कैंप होता है जहां पर उन लोगों ने अपना टेंपल बनाया हुआ है। तुम्हारा राय कहता है जहां पर तो बहुत सारे लोग हैं, आखिर हम लोग यहाँ पर से उस फायर गर्ल को बचाकर कैसे निकल पाएंगे। तो वो लड़की उसे कहती है कि मेरे पास एक रास्ता है। राय
कहता है कि वो क्या रास्ता है। अब ये मत कहना कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना और जाकर इन सभी गार्ड्स के साथ जाकर फाइट करनी है, मैं इतने सारे लोगों को नहीं हरा सकता। तो वो लड़की उसे कहती है नहीं तुम्हें बस यहाँ पर इनसे फाइट नहीं करनी, बस तुम्हें चुपचाप रहना होगा। तो राय कहता है अब इस बात का क्या मतलब है कि मुझे चुपचाप रहना होगा। तो वो उसे कहती है तुम्हें नहीं लगता कि ये सभी लोग यहाँ पर हम सभी लोगों को देखते ही पकड़कर बंदी क्यों बना लेते हैं, क्योंकि वो किसी भी इंसान को यहाँ पर बंदी इसलिए बना लेते हैं ताकि वो फायर गार्ड के सामने उसकी बलि दे सके। अब जबकि उनके सामने एक बलिदान खुद चलकर आ रहा है तो वो उसको क्या करेंगे, वो उसे खुद उठाकर अपने कैंप के अंदर ले जाएंगे और इस तरह तुम कैंप के अंदर चले जाओगे। तो राय कहता है कि अब इस बात का क्या मतलब है कि मैं कैंप के अंदर चला जाऊंगा। और इसी के साथ ही वो लड़की राय को वहां पर से धक्का दे देती है और हमारा राय जो होता है वहां पर जैसे पत्थर से बाहर गिरता है तो वो सभी आग की पूजा करने वाले गार्ड उसे देख लेते हैं और उसकी तरफ भागते हुए अपने भाले लेकर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा राय उसकी तरफ पीछे देखता है और उस लड़की से कहता है कि तुमने क्या किया, क्या तुमने मुझे धोखा दिया है। तो वो लड़की उसे चुप रहने का इशारा करती है और कहती है बस खामोश रहो, मेरे बारे में इनको मत बताना। जहां पर हम लोग अपनी एपिसोड 01 का एंड करेंगे और उसके बाद कल से इसकी दो एपिसोड्स आया करेंगी। एक एपिसोड द बर्निंग स्वॉर्ड की होगी और 2 एपिसोड जो होंगी इसकी आया करेंगी। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट का किस रूप बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, माफिया हंटर के एपिसोड 02 के साथ हाजिर हूं। तो अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो इसका मतलब यह है कि आप पहली एपिसोड देख कर आए हैं और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वो लड़की जो होती है वो हमारे राय को वहां पर से धक्का दे देती है जहां पर आग की पूजा करने वाले लोग भागते हुए आते हैं और आकर उसे पकड़ लेते हैं, जबकि वो उसे खामोश रहने का इशारा भी करती है। ये उसका कोई प्लान होता है। तो इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है हमें उनके टेंपल का दिखाया जाता है। वो लोग एक बड़ी सी क्लिफ के ऊपर जाकर खड़े हो जाते हैं और उसके नीचे एक बहुत ही गहरी खाई होती है और उस क्लिफ के ऊपर उन लोगों ने उस लड़की को खड़ा किया होता है। वो लड़की जिसे हमारा किन्नर सॉरी क्या नाम है इसका, राइस ढूंढ रहा होता है। तो यहीं पर टेंपल के बहुत सारे लोगों को भी दिखाते हैं कि वो सभी लोग उस जगह के ऊपर मौजूद होते हैं क्योंकि वो लोग यहाँ पर इसको एक सेरेमनी कहते हैं, जिंदा लोगों की सैक्रिफाइस देना। तो वहां पर क्लिफ के ऊपर वो लड़की खड़ी होती है और उसके पास वहां पर एक खंजर पड़ा होता है। तो हमारा राय उसके पास आता है और उसे कहता है क्या तुम ही वो लड़की हो जिसका नाम यूमी है, यहाँ पर स्योंगा ने भेजा है, मैं उसी के साथ यहाँ पर आया हूँ। तो ये बात सुनने के बाद उसे कहती है क्या मिस स्योंगा सेफ है, क्या वो ठीक है, वो तुम्हारे साथ तो यहाँ पर नहीं है। ये बात सुनने के बाद वो कहता है कि मुझे लगता है कि यही लड़की यूमी है, यानी कि यही वो लड़की फायर वुमन है। अब यहाँ पर क्या फायदा इस लड़की को ढूंढने का, क्योंकि मैं भी यहाँ पर मरने वाला हूँ। के पीछे जो एक गार्ड होता है वो अपने भाले के साथ उसे कहता है कि जल्दी से आगे बढ़ो, चलो जल्दी से आगे बढ़ो, हम लोग अपनी सेरेमनी को लेट नहीं कर सकते। तो हमारा राय जो होता है क्लिफ के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है और वहां पर उसके नीचे उसे गहरी खाई दिखाई देती है। तो हमारा राय कहता है क्या मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ, मैं यहाँ पर नहीं मर सकता, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मर सकता, मैं मरने के लिए तो यहाँ पर नहीं आया था। इसी के साथ ही वो लोग घंटा बजाना शुरू करते हैं क्योंकि अब यहाँ पर उनकी पूजा का वक्त हो चुका है। तो इसी के साथ ही वो लोग कहते हैं कि चलो जल्दी से अब यहाँ पर हम अपनी सैक्रिफिशियल सेरेमनी को स्टार्ट करने वाले हैं। तो लड़के चलो जल्दी से यहाँ पर अपना सैक्रिफाइस दो। तो दूसरी तरफ से वो लड़की यूमी जो होती है अपना नाइफ उठाती है और कहती है लड़के मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करूंगी, कम से कम तुम यहाँ पर एक और दिन जी सकते हो। अगर मैं यहाँ पर अपना सैक्रिफाइस पहले देती हूँ तो इसका मतलब यह है कि ये तुम्हें कल के सैक्रिफाइस के लिए जिंदा छोड़ देंगे, क्योंकि हर रोज यहाँ पर ये एक इंसान की बलि देते हैं। प्लेट उठाकर जैसे अपने आप को वहां पर मारने लगती है। तुम्हारा राय एक अच्छा इंसान बनता है और उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है। उसे कहता है प्लीज ऐसा मत करो। जब वो उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा होता है उसका पाव एक पत्थर के साथ टकराता है और हमारा राय जो होता है उसका बैलेंस डिसबैलेंस हो जाता है और वो वहां पर से नीचे गिर जाता है। तुम्हारा राय उस क्लिफ के ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा होता है। वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मैंने आज तक जो कुछ भी किया वो सब कुछ अब यहाँ पर खत्म होने वाला है। फिर साथ ही वो कहता है कि मुझे यहाँ पर मॉम की याद आ रही है, हालांकि मुझे अपनी मॉम ज्यादा याद भी नहीं है, लेकिन लगता है कि मरने से पहले वो मुझे याद आ रही है, मरना बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो जब वहां पर नीचे की तरफ गिर रहा था इसी के साथ ही वहां पर स्योंगा पहुंच जाती है। तो स्योंगा उसे कहती है कि जरा मुझे कसकर पकड़ना और वो उसे आकर एक रस्सी के साथ लटककर वहां पर पकड़ लेती है। वो एक रस्सी बांधकर ऊपर से नीचे की तरफ लटकी होती है। तो हमारा राय भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि तुमने मुझे धोखा नहीं दिया, मुझे तो लगा कि तुमने यहाँ पर मुझे धोखा दिया है। और इसी के साथ ही वो उसे कहती है कि तुम तो कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो, तुम्हें क्या लगा कि मैं वाकई में तुम्हें धोखा देने वाली हूँ। और साथ ही वो रस्सी के साथ लटक कर उस लड़की की तरफ आगे बढ़ते हैं, यानी यूमी की तरफ आगे बढ़ते हैं। और जैसे वो लोग उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं तो इसी के साथ ही स्योंगा जो होती है वो यूमी को भी पकड़ लेती है और वो दोनों को अपने साथ पकड़कर उस रस्सी के साथ लटककर ऊपर की तरफ जाती है। ऊपर की तरफ जाने के बाद ऊपर भी एक रास्ता होता है, वो लोग उस क्लिफ के ऊपर जाकर लैंडिंग करते हैं और बाकी के सभी लोग कहते हैं कि ये लोग यहाँ पर हमारे सेरेमनी के चारे को लेकर जा रहे हैं, हमें इनको पकड़ना होगा, चलो जल्दी से इनको पकड़ो। कि हमारा राय उसे कहता है कि स्योंगा तुमने यहाँ पर जानबूझकर मुझे लोगों का चारा बनाया ताकि तुम्हें यहाँ पर सैक्रिफिशियल सेरेमनी की जगह का पता चल सके। अब जबकि तुम्हें पता है तो आगे का प्लान बताओ,
आगे हम लोग क्या करने वाले हैं। तो वो उसे कहते हैं सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर तुम्हारे वेपन की जरूरत पड़ेगी, चलो जल्दी से यहाँ से भागना स्टार्ट करो। और वो लोग इसी के साथ ही वहां से भागना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर स्योंगा ने वेपन की जरूरत पड़ेगी इसलिए कहा है क्योंकि उसने राय के पास उसकी बंदूक ले ली है। तो इसी के साथ उन्हें भागते हुए दिखाते हैं कि वो लोग वहां से भागकर जा रहे होते हैं। तो सामने की तरफ भागकर जा रहे होते हैं जबकि इनके पीछे आग की पूजा करने वाले लोग लगे होते हैं। वो लोग अपने बाले फेंक रहे होते हैं। तो ये सभी लोग आगे की तरफ भागकर जा रहे होते हैं और कहते हैं कि हमें इनसे बचना होगा, ये तो पीछे से हमारे पर अटैक किए जा रहे हैं। अगर ये लोग वहां पर हमारा सैक्रिफाइस नहीं दे पाए तो ये लोग यहीं पर हमें मार डालेंगे, चलो जल्दी से भागो। और वहां पर सामने उन्हें एक रास्ता दिखाई देता है। तो हमारा राय कहता है कि वहां पर सामने एग्जिट है, हमें तेज तेज भागना होगा ताकि हम लोग इस एग्जिट से बाहर जा सकें। इसी के साथ ही एक बाला जो होता है वो सीधा स्योंगा की तरफ आगे बढ़ता है। स्योंगा जो होती है उससे बचने के लिए पीछे की तरफ घूमती है तो वो बाले के साथ वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है। और ग्राउंड के ऊपर गिरने के बाद वो बाला उसके बालों के अंदर दंस जाता है और ग्राउंड के अंदर वो गुदाल बाला दंसा होता है जिसकी वजह से वहां से निकल नहीं पा रही होती। तो वो कहती है मेरे बाल यहाँ पर फंस चुके हैं। और इसी के साथ ही एक और बाला सीधा उसकी चेस्ट की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। जबकि हमारा राय आगे बढ़ता है और जाकर उस बाले को पकड़ लेता है और उसे बचा लेता है। फिर साथ उसी बाले के साथ उसके बाल काटता है और कहता है कि प्लीज माफ करना पर मुझे तुम्हारे बाल काटने पड़ेंगे। तो वो उसके बाल काट देता है और उसे कहता है कि चलो जल्दी से आप भागो। और इसी के साथ वो लोग फिर से भागना शुरू करते हैं और उनके सामने वहां पर एग्जिट होता है। वो एक छोटा सा होल का दरवाजा होता है। वो लोग उस दरवाजे से बाहर निकलते हैं। जैसे ही वो लोग वहां से बाहर निकलते हैं तो हमारा राय जल्दी से उसका दरवाजा बंद करता है। दरवाजा बंद करके खुद उसके सामने खड़ा हो जाता है। तो राय दरवाजे के सामने खड़ा होकर उसे ब्लॉक कर रहा था जबकि दूसरी तरफ से आग की पूजा करने वाले लोग उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और धक्के दे रहे होते हैं। हमारा राय कहता है कि मैं इस दरवाजे को छोड़ नहीं सकता, वो लोग बाहर आ जाएंगे। तो साथ ही वो अपने पास अपनी बो एरो निकालता है और उसे यूमी की तरफ फेंकता है और कहता है जेलो तुम भी मेरा एक वेपन रखो, इस वेपन को लो, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। अगर रास्ते में कोई आग की पूजा करने वाला दिखाई दिया तो उसे मारकर निकल जाना, मैं यहीं पर रुकूंगा। तो स्योंगा यूमी से कहती है कि अगर तुम यहाँ पर इसी रास्ते से बाहर की तरफ जाती हो तो वहां पर तुम्हें नीचे क्लिफ के नीचे पानी में एक बोट मिलेगी, उस बोट के रास्ते से तुम दूसरे आइलैंड के ऊपर निकल सकती हो। जबकि हमारा राय से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, अपनी दोस्त यूमी को अपने साथ लो, दोनों यहाँ से निकल जाओ, जबकि मैं यहाँ पर इनको रोक कर रखूंगा। इसी के साथ ही हमारा राय जो होता है वहां पर बहुत ही हैरान कुन एक्सप्रेशंस देता है। वो कहता है ये तुम्हें क्या कर रही हो। तो वो सामने की तरफ देखता है तो यूमी ने उसी की बो एरो को उसी की तरफ कर दिया होता है और उसके ऊपर निशाना लगाया होता है। तो वो कहता है कहीं तुम पागल तो नहीं होगी, ये तुम क्या कर रही हो। तो यूमी उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैं अपनी जान बचा रही हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हारे जैसे ऑफरिंग्स को कैसे छोड़ सकती हूँ क्योंकि तुम यहाँ पर बलि के बकरे हो, अगर तुम नहीं मरोगे तो फिर वो लोग मुझे मारेंगे, तो इसी वजह से मैं तुम्हारे जैसे बलि के बकरों को पकड़ती हूँ। मैं यूमी जो है ये ना तो कोई अच्छी लड़की है और ना ही यहाँ पर कोई फार गर्ल है, यानी कि ये एक बहुत ही बुरी लड़की है और यहाँ पर इन लोगों के साथ मिलकर काम करती है, इन आग की पूजा करने वाले लोगों के साथ मिलकर, क्योंकि आग की पूजा करने वाले लोगों ने इसे कभी पकड़ा था और उसके बाद इसने उनके साथ डील की थी कि वो बाहर से उनके लिए नया चारा पकड़ कर लाएगी ताकि वो उनकी कुर्बानी दे सके। हमेशा बाहर जाकर लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करती है। तो वो कहती है मैंने बाहर जाकर इस कमीनी स्योंगा के साथ अच्छा बर्ताव किया लेकिन मैं इसे अपने साथ लेकर नहीं आ सकी। हमारा राय उसकी बात सुनने के बाद हैरान होकर उसे कहता है कि यहाँ पर क्या बकवास की जा रही है, इसका मतलब यह है कि तुम फायर वुमन नहीं हो, यानी कि तुम वो फायर बिल्डिंग गर्ल बिल्कुल भी नहीं हो। तो वो कहती है नहीं, मैं वो लड़की बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैंने यहाँ पर जानबूझकर ये खबरें फैलाई थी अपने बारे में, सभी लोगों को लगे कि मैं यहाँ पर इन लोगों के पास हूँ, आग की पूजा करने वाले लोगों के टेंपल में हूँ, ताकि लोग मुझे बचाने के लिए यहाँ पर और हम लोग उन लोगों को पकड़कर यहाँ पर उनको कुर्बान कर दें। तो रोमियो से कहते हैं कि तुम दोनों प्लीज मुझे माफ करना, अगर मैं यहाँ पर आज इनके लिए कोई चारा लेकर नहीं आ पाती तो ये लोग मुझे मार डालते, लेकिन ये बेवकूफ स्योंगा ये अपने साथ साथ यहाँ पर तुम्हें भी लेकर आ गए और तुम भी एक बहुत बड़े बेवकूफ हो कि तुम्हें यहाँ पर इस लड़की की बातों के ऊपर भरोसा हो गया और तुम इस लड़की के साथ यहाँ पर चले आए। अब जबकि मैं यहाँ पर इन लोगों के लिए दो ऑफरिंग्स लेकर आई हूँ तो मुझे लगता है कि ये लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे, हो सकता है कि मुझे यहाँ पर अपनी आग की पूजा करने वाले पुजारियों का एक हिस्सा बना ले, यानी कि आज के बाद से मुझे यहाँ पर अपने जिंदा रहने के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगर मैं इनके टेंपल को ज्वाइन कर लेती हूँ तो फिर मुझे यहाँ पर कुर्बान नहीं होना पड़ेगा। पहले मुझे लगा कि तुम वहाँ पर अकेले हो तो इसी वजह से मैंने वहाँ पर अपना नाइफ उठाया और जानबूझकर अपने मरने का नाटक किया ताकि तुम्हें लगे कि मैं यहाँ पर अपनी कुर्बानी देने वाली हूँ और तुम वहाँ पर अपनी जगह मेरी जगह के ऊपर खुद कुर्बान हो जाओ, और तुमने बिल्कुल ऐसा ही किया। लेकिन अफसोस स्योंगा वहाँ पर पहुंच आई और स्योंगा ने तुम्हें बचा लिया और साथ में मुझे भी वहाँ पर से उठा लिया, लेकिन अब यहाँ पर मुझे तुम दोनों को वापस लेकर जाना होगा। हमारा राय कहता है मैं तो क्या, मैं तो नहीं बचता, मैं तो यहाँ पर पहले बचा और अब यहाँ पर फिर से ये लड़की मुझे मार डालेगी। इसी के साथ ही यूमी वहाँ पर अटैक करने के लिए बिल्कुल रेडी होती है, वो अपने एरो रिलीज करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी होती है और कहती है कि सबसे पहले मैं इस बेवकूफ को मारूंगी। तो हमारा राय चिल्लाकर कहता है नहीं, मैं यहाँ पर पहले नहीं मरना चाहता, मैं नहीं मरना चाहता। तो यूमी उसे कहती है नहीं तुम ही मरोगे। इसी के साथ ही वो एरो को रिलीज करने लगती है। जैसे वो एरो को रिलीज करने लगती है हमारा राय और भी जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। जब वहां पर एक जोरदार चीख मारता है इसी के साथ ही वहां पर गोली चलने की आवाज आती है। जब वहां पर गोली चलने की आवाज आती है तो इसके साथ ही सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ से वो लोग यानी आग की पूजा करने वाले जो लोग होते हैं वो लोग दरवाजे के ऊपर एक बड़ी सी लकड़ी के साथ अटैक कर रहे थे ताकि दरवाजा तोड़ सकें। वो
लोग कहते हैं कि अचानक से ये आवाज कहां से आई, हम लोगों ने ये आवाज सुनी है, ये तो गोली चलने की आवाज है। तो हमारा राय जो होता है बेचारा वहां पर वो तो बेहोश होने की कगार पर पहुंच चुका होता है। वो कहता है कि यहाँ पर गोली चलने की आवाज कहां से आई है, और इसी के साथ ही दिखाते हैं कि यूमी की बॉडी के गोली आर पार हो चुकी होती है और वो बुरी तरह जख्मी होती है। और इसी के साथ ही यूमी कहती है ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, और वो ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है और वहीं पर मर जाती है। इसी के साथ ही स्योंगा की तरफ दिखाते हैं कि वहां पर नीचे बैठी होती है और उसके हाथ में हमारे राय की बंदूक होती है। तो वो कहती है कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्तों को बचाने के लिए ही अपनी फायर पावर्स को यूज करती हूँ। राय जो होता है उसको बंदूक यूज करते हुए देखकर कहता है ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, इसका मतलब यह है कि तुम ही वो फायर वुमन हो और शुरुआत से तुम यहाँ पर मुझे बेवकूफ बना रही थी, अपनी दोस्त को बचाने का नाटक कर रही थी, बल्कि शुरुआत से तुम ही यहाँ पर आग को यूज कर सकती हो। और इसी के साथ ही पीछे का दरवाजा टूट जाता है। तो दरवाजा टूटता है और हमारा राय सामने की तरफ उड़ता हुआ जाकर गिरता है। वो सीधा जाकर स्योंगा की टांगों में गिरता है। तो वो सारे के सारे आग की पूजा करने वाले फिर से वहां पर उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। तो हमारा राय कहता है कि चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं वरना ये लोग तुम्हें पकड़ ही डालेंगे। और जैसे वो लोग भागकर सामने की तरफ जाते हैं तो वहां पर से कुछ सब्जेक्ट्स निकल आते हैं जो कि जायंट सब्जेक्ट्स होते हैं और वो लोग भी आग की पूजा करने वालों के साथी होते हैं। तो वो एक तरफ से उनको ब्लॉक करते हैं और दूसरी तरफ से वो गार्ड्स होते हैं जो कि उनके पीछे दरवाजा तोड़कर निकले हैं। तो हमारा राय कहता है कि आयरन लोगों के पास इतने सारे जाइगेंटिक टेस्ट सब्जेक्ट्स आए कहां से हैं। उनके पीछे जो गार्ड्स होते हैं वो सारे अपने अपने भाले लेकर आगे बढ़ते हैं और कहता है कि तुम लोगों को यहाँ पर अपने गुनाहों का पश्चाताप करना होगा, तुम्हें यहाँ पर इस बात को मानना होगा तुम लोगों ने क्या क्या किया है और यहाँ पर हमारे लिए बलि चढ़ना होगा ताकि हमें आग वापस मिल सके। तो वो सभी लोग एक साथ अपने भाले लेकर उनके पर अटैक करने के लिए आगे बढ़े होते हैं। जब वो सभी लोग अपने अपने भाले लेकर उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ ही हमारी स्योंगा को दिखाते हैं कि स्योंगा अपने हाथ आगे बढ़ाती है और राय से कहती है मुझे लगता है कि अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा, अब यहाँ पर बचने के लिए मुझे यहाँ पर तुम्हारे दिल को फोड़ना ही पड़ेगा। और इसी के साथ ही वो आगे बढ़कर हमारे राय को किस कर देती है। जब उसे किस करती है तो हमारे राय के दिल की धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जब उसकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है तो वो एक मॉन्स्टर बन जाएगा, इसी वजह से वो यहाँ पर उसे किस करती है। जैसे वहां पर राय को किस करती है तो इसी के साथ ही हमारे राय की बॉडी चमकना शुरू हो जाती है और साथ ही वो पीछे की तरफ भागना शुरू करती है क्योंकि वो सारे के सारे बाले जो होते हैं उनके ऊपर नीचे गिरते हैं। वो बाले जैसे वहां पर ग्राउंड के ऊपर गिरते हैं हमारा राय जो होता है वो मॉन्स्टर्स फार्म में आ जाता है। मॉन्स्टर्स फार्म में आने के बाद उसकी बॉडी के अंदर से बहुत सारी फॉग निकलती है, बहुत सारा धुआं निकलता है, जिसकी वजह से वहां पर जो स्मोक स्क्रीन क्रिएट होती है और उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो लोग कहते हैं कि वो कहां पर चले गए, क्या हम लोगों ने उन्हें पकड़ लिया, क्या वो लोग मर गए। तो वो कहते हैं नहीं, पता नहीं क्या हुआ, वहां पर हमने अपने बाले तो फेंके थे लेकिन ये जो फॉग है जो पहले से बहुत ज्यादा थिकर होती जा रही है, हमें वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। उनमें से कहता है कि वहां पर देखो, मुझे लगता है कि वहां पर कुछ है। तो वहां पर वो लोग सामने की तरफ देखते हैं तो वहां पर हमारे राय ने अपनी जैकेट को उतार दिया होता है और वो बाले जो होते हैं उसकी जैकेट के आर पार होते हैं। तो वो कहते हैं नहीं, वो यहाँ पर नहीं है, ये तो सिर्फ और सिर्फ उसकी जैकेट है। साथ उन्हें वहां पर सामने से कोई चीज आती हुई दिखाई देती है। तो वो लोग कहते हैं वहां पर से कोई चीज हमारी तरफ आ रही है। तो एक बड़ा सा जायंट जो होता है वो उड़ता हुआ उनकी तरफ आगे बढ़ता है। तो वो सीधा आकर उनके साथ टकराता है। वहां पर काफी सारे उसके साथ टकराकर पीछे की तरफ गिर जाते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है, हमारा एक जायंट टेस्ट सब्जेक्ट जहां पर इस तरह हवा में कैसे उड़ सकता है। तो हमारे राय को दिखाते हैं कि हमारा राय वहां पर खड़ा होता है और राय की पावर्स जो होती है वो रिलीज हो चुकी होती है और वो एक मॉन्स्टर बन चुका होता है। मॉन्स्टर बनने के बाद वो स्योंगा से कहता है क्या तुम्हें मेरे पर भरोसा है, अगर तुम्हें मेरे पर भरोसा है तो फिर सामने की तरफ भागती जाना, बिल्कुल भी रुकना मत, चाहे कुछ भी हो जाए रुकना मत। तो वो कहती है हाँ ठीक है और साथ ही वो सामने की तरफ भागना स्टार्ट करती है। तो वो कहती है मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है तो फिर मुझे यहाँ पर से भागना ही होगा। तो सबसे पहले अपने बाल बांधती है और कहती है मैं यहाँ पर तुम्हारे पर भरोसा करती हूँ और फिर सामने की तरफ भागना शुरू करती है। जबकि दूसरी तरफ से गार्ड्स कहते हैं कि चलो जल्दी से उन लोगों को पकड़ लो, हमें उन्हें एक तरफ से रोकना होगा ताकि वहां पर जायंट्स उन्हें पकड़ सकें। तो वो सभी लोग उनके पर अटैक करने के लिए एक तरफ से आगे बढ़ते हैं। तो उस सुराख के अंदर से पीछे बहुत सारे लोग होते हैं क्योंकि टेंपल के सभी लोग वहां पर आ चुके होते हैं और सभी एक एक करके वहां से निकल रहे होते हैं और एक तरफ बड़े जायंट्स होते हैं जिनके पास बड़े बड़े हथौड़े होते हैं। राय और स्योंगा दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में वहां पर से भागने के लिए तैयार होते हैं। तो स्योंगा जो होती है वो सामने की तरफ भागना स्टार्ट करती है जिस तरफ जायंट्स होते हैं, जबकि दूसरी तरफ से हमारा राय जो होता है वो दूसरे गार्ड्स की तरफ आगे बढ़ता है। दोनों बड़ी तेजी के साथ सामने की तरफ भागते हैं। तो हमारा राय जो होता है क्योंकि अब वो मॉन्स्टर्स फार्म में होता है तो वो जल्दी से ऊपर की तरफ जंप करता है और जाकर सामने वाले कुछ गार्ड्स को किक मारता है। जब वो उनको किक मारता है तो वहां पर गार्ड्स तो साथ में पीछे की तरफ गिरते हैं, साथ ही वो नीचे के पुल को भी तोड़ देता है। तो वहां पर नीचे का पुल टूटने के साथ ही राय जल्दी से जंप करते हुए वापस आ जाता है, वापस उस रास्ते की तरफ जहां पर स्योंगा भागती हुई जा रही होती है। तो स्योंगा कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसने कहा था चाहे कुछ भी हो जाए रुकना मत, तो मैं यहाँ पर रुकूंगी नहीं। तो वो सामने की तरफ भाग रही होती है। सामने से एक बड़ा सा जायंट अपना हथौड़ा उठाकर अपने हथौड़े के साथ से मारने की कोशिश करता है। तो वो कहती है मुझे रुकना नहीं है, हालांकि हथौड़ा उसके सर के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाता है। इसी के साथ ही राय वहां पर पहुंचता है और हथौड़े के नीचे अपना हाथ रखते हुए उस हथौड़े को पकड़कर उस जायंट को उठाकर पटक देता है। तो हमारी जो स्योंगा होती है वो कहती है कि मुझे पता चल गया है कि ये मुझे हर हाल में बचा लेगा और इसी के साथ ही वो फिर से भागना स्टार्ट करती है, वो रुकती नहीं है। और इसी के साथ एक जायंट अपना बड़ा सा हाथ आगे बढ़ाता है
ताकि अपने हाथ से उसके सर को पकड़ सके, लेकिन हमारा राय जो होता है उसको जाकर सर से पकड़ता है और साथ ही उसे किक मारते हुए उठाकर पटक देता है और इसी के साथ ही स्योंगा फिर से सामने की तरफ भाग रही होती है। तो हमारा राय उसके आसपास जितने भी जायंट्स होते हैं उन सभी को बहुत ही बुरी तरह से उठा कर पटक रहा होता है ताकि वो बड़ी आसानी से वहां पर से जा सके। तो वो एक बड़ा सा हथौड़ा उठाकर एक जायंट को मारता है। वहां पर रास्ते में बहुत सारे लोग होते हैं, वो सभी लोग वहां पर अपने एग्जिट को सील करने की कोशिश कर रहे थे। वो लोग कहते हैं कि हमें एग्जिट को सील करना होगा। सभी दरवाजे के सामने खड़े हो जाते हैं और बाहर की तरफ से 2 गार्ड्स होते हैं वो दरवाजे को बंद कर देते हैं। वो लोग दरवाजे को वहां पर बंद करते हैं और कहते हैं कि हमने दरवाजे को बंद कर दिया, फाइनली हमने उसे पकड़ लिया। और वो सभी गार्ड्स अंदर जो है वो सभी लोग उस लड़के को नहीं छोड़ेंगे, वो उस लड़के को अंदर ही पकड़कर मार डालेंगे। लेकिन इसी के साथ एक हथौड़ा जो होता है वो दरवाजे के बाहर आता है। तो वो लोग कहते हैं ये तो बहुत ही बुरा है, ये दरवाजा तो ओपन रह गया, क्योंकि वो थोड़ा दरवाजे के आर पार होता है, इसी वजह से दरवाजा कंप्लीटली शट ऑफ नहीं हुआ होता। तो इसी के साथ ही दरवाजे के साथ आकर कोई चीज टकराती है। तो हमारा हीरो राय जो होता है वो स्योंगा को अपने साथ लेकर दरवाजे के ऊपर किक मारता है और दरवाजा उखड़ जाता है। वो दरवाजा वहां से बाहर की तरफ गिर जाता है और वो दोनों दरवाजे के ऊपर चढ़ जाते हैं, बिल्कुल जैसे समुद्र के अंदर सर्फ बोर्डिंग की जाती है। वो उसके ऊपर बैठकर वहां पर से ऊपर से क्लिफ के ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहे होते हैं। तो स्योंगा उसे कहती है कि यहाँ पर इसी हिल के नीचे एक बोट है, हमें उस बोट के रास्ते यहाँ से निकलना होगा। तो हमारा राय उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग यहाँ पर इस बोट के रास्ते निकल पाएंगे? तो स्योंगा उसे कहती है हम लोग इसी बोट के रास्ते निकलेंगे, सबसे पहले हमें उस बोट तक पहुंचना है, जल्दी से मुझे उस बोट तक पहुंचा दो। और इसी के साथ ही वो लोग अपने दरवाजे के साथ ही नीचे लैंडिंग करते हैं। लैंडिंग करने के बाद बोट उनके बिल्कुल सामने होती है। तो स्योंगा जल्दी से जंप करती हुई उस बोट के ऊपर चली जाती है, जबकि हमारा राय जो होता है वो पानी के अंदर उतरता है और बोट को लेकर आगे की तरफ बढ़ता है और कहता है क्या तुम वाकई में जहाँ पर इस बोट के जरिए से टेंपल से निकल पाओगे? क्या तुम्हें लगता है कि ये टेंपल से बोट के जरिए निकलना आसान होगा? तो वो कहती है कि ये सभी के सभी आग की पूजा करने वाले जो लोग होते हैं ये पानी से बहुत ज्यादा डरते हैं। इन्हें लगता है कि आग के गायब होने की वजह पानी है, इसी वजह से वो पानी के करीब नहीं आते। यही मेरा प्लान है कि हम लोग इस बोट के रास्ते यहाँ से निकल जाएंगे, वो लोग पानी में नहीं आएंगे। चलो जल्दी से आप अंदर आ जाओ। तुम्हारा राय भी अंदर आ जाता है और वो भी अंदर आकर बैठ जाता है और दोनों वहां पर बोट को चलाना स्टार्ट करते हैं और दोनों बोट को लेकर वहां पर से आगे की तरफ बढ़े होते हैं। स्योंगा उसे कहती है लेकिन मुझे लगता है कि फिर भी हमें यहाँ पर ऑन गार्ड रहने की जरूरत है, पता नहीं आके वो क्या करने वाले हैं, कुछ ना कुछ तो वो जरूर करेंगे, हमें इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। और इसी के साथ ही राय की पावर जो होती है वो वेयर नाप हो रही होती है और वो वहां पर खांस रहा होता है। तो वो उसे कहती है क्या तुम ठीक हो? तुम्हारा राय से कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी सी रेस्ट की जरूरत है, रेस्ट के बिना मैं यहाँ पर आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। स्योंगा उसे कहती है कि तुम्हें थोड़ी देर और यहाँ पर ऐसी तरह रहना होगा, हम लोग बहुत ही जल्दी यहाँ से निकलने वाले हैं, अगर तुमने यहाँ पर अपनी होश खो दी तो फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा तुम्हें यहाँ से लेकर जाना। तुम्हारा राय उसे कहता है क्या तुम मुझे मिल्टिया कैंप में लेकर जा सकती हो? मुझे मिल्टिया कैंप में जाना है, वहां पर प्रोफेसर के पास जाते हैं, उसके पास कुछ पिल्स हैं जिससे मैं अपनी इन पावर्स को ड्रॉबैक कर सकता हूँ, साथ ही मैं रेस्ट भी कर सकता हूँ। इसी के साथ उसे वहां पर से कुछ आवाज आती है। स्योंगा कहती है कि मुझे कुछ आवाज आ रही है, लगता है कोई चीज हमारी तरफ आगे बढ़ रही है। स्योंगा उसे कहती है कि तुम्हें जहाँ पर किसी चीज को मजबूती से पकड़ना होगा, कोई चीज इसी तरफ आ रही है। और इसी के साथ ही वहां पर एक बड़ा सा एरो होता है, क्योंकि उन लोगों ने कासल के ऊपर से एक बड़े से एरो को थ्रो किया होता है और वो सीधा आकर हमारे राय की बॉडी के अंदर धंस जाता है। राय उठता हुआ पानी के अंदर गिर जाता है। तो स्योंगा चिल्लाकर कहती है राय राय ऐसा नहीं हो सकता, और राय पानी के अंदर उस एरो के साथ ग्राउंड के अंदर पानी के अंदर डूब जाता है। तो राय जो होता है वो खून उसका बह रहा होता है और इसी के साथ ही वो पानी के अंदर डूब जाता है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट सीन होता है हमें एक छोटे आइलैंड का दिखाया जाता है। एक छोटे आइलैंड के ऊपर एक कश्ती दिखाता है कि वो लोग उस आइलैंड के ऊपर पहुंच चुके होते हैं और वहीं पर एक क्लिफ के ऊपर बैठकर उसने आग जलाई होती है। तो हमारे राय को भी उठाकर वहीं पर ले आती है, तो उसके जख्म खुद बहुत वहां पर हील हो रही होती हैं। तो हमारी स्योंगा वहीं पर आग जलाकर बैठी होती है और साथ ही सोच रही होती है कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है। राय अभी तक होश में नहीं आया होता और इसी के साथ ही वहां पर उससे आवाज आती है। 2 लोग वहां पर निकल आते हैं। तो मिल्टिया कैंप का प्रोफेसर अपने सोल्जर के साथ वहां पर आता है। वो लोग आग को देखते हैं और देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। प्रोफेसर कहता है ये तो असली की आग है। फिर साथ ही वो कहता है कि जंग मीसा आपको डरने की जरूरत नहीं है, प्लीज माफ करना, हमने तुम्हें यहाँ पर डरा दिया, हम लोग यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए नहीं आए, ना ही जहाँ पर तुम्हारे दुश्मन हैं। मैं मिल्टिया कैंप का लीडर हूँ, तुम्हें इस लड़के ने मेरे बारे में बताया होगा, मैं ही इसका प्रोफेसर हूँ, मैं यहाँ पर इसी को वापस लेने के लिए आया हूँ, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो हमारी स्योंगा भी उसके सामने उठकर खड़ी हो जाती है। तो प्रोफेसर उसे कहते हैं कि यहाँ पर ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है, चलो हमारे साथ वापस चलो, हम तुम्हें स्कॉट बैक करते हैं, अपने मिल्टिया कैंप में लेकर चलते हैं। मिल्टिया कैंप में जाने के बाद मैं तुम्हें बाकी की सारी बातें बताऊंगा। तो हमारी स्योंगा अपने पास से ब्लेड निकाल लेती है और कहती है कि बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर बकवास कर रहे हो, ये बात तो मुझे अच्छी तरह से पता है। ये देखने के बाद प्रोफेसर भी काफी हैरान होता है। तो स्योंगा उसे कहती है क्या तुम्हें लगता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता कि तुम लोग यहाँ पर क्या करना चाहते हो? तुम लोग यहाँ पर मेरी फायर पावर्स को यूज करके अपने वेपन्स बनाना चाहते हो, तुम लोग दोबारा से अपने वेपन्स और अपने मिसाइल्स को एक्टिवेट करना चाहते हो, जिसके बाद आकर तुम दुनिया के ऊपर कब्जा कर सको। ये बात तो मुझे तुम्हारे बारे में बहुत ही जल्दी पता चल गई थी कि तुम्हारा मिल्टिया कैंप जो है वो कोई अच्छे लोगों का नहीं है, बल्कि मिल्टिया कैंप बिल्कुल माफिया की तरह ही है, तुम लोग माफिया से किसी भी लिहाज से कम नहीं हो। तो ये बात सुनने के बाद प्रोफेसर कहती है कि अब जबकि यहाँ पर तुम्हें सब कुछ पता ही है तो फिर
फिर मैं कोई बात नहीं छुपाऊंगा। इसी के साथ ही प्रोफेसर का चेहरा भी वहाँ पर डेविलिश हो जाता है और प्रोफेसर वहाँ पर बिल्कुल वाकई में बुरे इंसान होते हैं। तो वो उसे कहता है कि अब जबकि तुम्हें यहाँ पर इस बारे में पता है और तुम यहाँ पर चुपचाप मेरे साथ चलने को तैयार हो, तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हें बड़ी आसान मौत दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे साथ मिलकर काम करने को तैयार होगी, वरना हम जबरदस्ती भी तुमसे ये करवा सकते हैं। एक बार हम तुम्हारी पावर्स के साथ यहाँ पर अपने वेपन्स को एक्टिवेट कर लें, उसके बाद वो सभी लोग जो कि मेरी तरफ बहुत ही कम मांगते थे, जिन लोगों ने मुझे कम मांगा और जिन लोगों ने मुझे टॉप जोन से निकाला था, उन सभी लोगों को जाकर मैं बता दूंगा कि असल में यहाँ पर हुकूमत करने लायक सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर अगर हमारे वेपन्स, हमारे टैंक, हमारे मिसाइल्स हमें वापस मिल जाते हैं तो उसके बाद यहाँ पर टॉप फोर्स कौन सी होने वाली है। मिलिटिया कैंप ने पहले यहाँ पर अपनी मिलिट्री बेस बनाई हुई है और उसके बाद यहाँ पर एक छोटी हुकूमत की तरह हम लोग अपनी हुकूमत बनाकर रखे हुए हैं, और जब हम लोग यहाँ पर वेपन्स को हासिल कर लेंगे तो हम लोग पूरे के पूरे टॉप जोन के ऊपर कब्जा कर सकते हैं। इसी के साथ उसका गार्ड भी अपनी तलवार निकालता है और स्योंगा के गले पर रख देता है। प्रोफेसर उसे कहते हैं कि अब जबकि तुम्हें सब कुछ पता चल चुका है तो चुपचाप मेरे साथ चलो। प्रोफेसर उसे कहता है कि उन लोगों ने मुझे यहाँ पर एक मिशन दिया था, उसने मुझे कुछ मिलिट्री सोल्जर्स दिए थे और इसी के साथ उन लोगों ने मुझे कहा था कि मुझे नए नए टेस्ट सब्जेक्ट्स को पकड़कर उनको टेस्टिंग साइट के ऊपर भेजना होगा, और मैं बिल्कुल ऐसा ही करता हूँ। जहाँ पर हमारे पास जितने भी रेफ्यूजीज आते हैं हम लोग उनके सामने नौटंकी करते हैं कि हम लोग बहुत ही अच्छे लोग हैं, लेकिन असल में हम लोग उनको पकड़कर उनके ऊपर टेस्ट करते हैं। स्योंगा उसे कहती है तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि तुम राय जैसे मासूम लोगों को पकड़ते हो और उनके ऊपर इस तरह टेस्ट करते हो और उसके बाद उन लोगों को बिल्कुल बुरी तरह से ट्रीट करते हो जिस तरह से माफिया के लोग उनको ट्रीट करते हैं। प्रोफेसर आगे बढ़ता है, राय के ऊपर पांव रखते हुए कहता है कि इस लड़के को लगता है कि मैं इसका बाप हूं, यानी कि इसके बाप की तरह हूं, लेकिन असल में ये यहाँ पर मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ एक मोहरा था। तुम्हें ढूंढने के लिए मैं इसको यूज कर रहा था, इसके जैसा म्यूटेंट मैंने आज तक नहीं देखा। स्योंगा उसे कहती है तुम एक बहुत ही घटिया इंसान हो, जबकि प्रोफेसर अपने हाथ में डंडा पकड़ते हैं और उसे कहता है कि अब जबकि तुम हमारे साथ प्यार से नहीं चलोगी तो फिर मुझे यहाँ पर जबरदस्ती करनी पड़ेगी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मुझे यहाँ पर वायलेंस यूज करना पड़ेगा। और वो अपना डंडा उठाती है और उठाता है और उसी के साथ ही वो स्योंगा को मारने लगता है, लेकिन स्योंगा वहां पर चुपचाप खड़ी रहती है क्योंकि उसे पता होता है कि राय उसे बचा लेगा। तो जैसे वो डंडा उसके करीब पहुंचने लगता है, इसी के साथ ही राय उठकर खड़ा हो जाता है। वो उसके हाथ में डंडा और साथ में दूसरे गार्ड की तलवार को भी अपने हाथ में पकड़ लेता है और दोनों को ब्लॉक कर लेता है। प्रोफेसर कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम होश में कैसे आ गए, तुम तो बेहोश पड़े थे। तो हमारा राय कहता है कि प्रोफेसर मैंने तुम्हारे पर भरोसा किया था। तो वो उसे कहता है कि हाँ, तुम्हें जहाँ पर अपना आप संभालना होगा, तुम्हें मेरे पर भरोसा करना चाहिए। तुमने जहाँ पर जो कुछ भी सुना है वो सब कुछ इस लड़की ने मेरे मुंह से गुलवाया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ तो मैंने इस लड़की की वजह से यहाँ पर कहा। असल में तो यहाँ पर तुम मेरे बेटे की तरह हो और यहाँ पर जो भी हमने तुमसे वादा किया था वो जरूर पूरा करेंगे। और साथ ही उसने अपने पीछे एक नाइफ भी छुपा रखा होता है। फिर अपने नाइफ को आगे बढ़ाता है और कहता है कि अब यहाँ पर हमारे पास और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मैंने 10 साल तक तुम्हारा ख्याल रखा, अपने बच्चे की तरह तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया और अब यहाँ पर तुम्हें मेरे लिए मरना होगा। और इसी के साथ ही वो नाइफ के साथ उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन हमारा राय जो होता है वो क्योंकि उन दोनों से ज्यादा पावरफुल होता है तो वो दोनों के हाथ से उनके वेपन्स छीन लेता है और कहता है अपनी बकवास बंद करो, तुम मेरे बाप नहीं। और साथ ही वो उसी के डंडे को उसके सर में दे मारता है और ये कि अटैक के साथ प्रोफेसर ग्राउंड के ऊपर गिरता है, वहीं पर मर जाता है। जबकि दूसरे वाला जो होता है वो उसको भी उसका वेपन भी उसके हाथ से छीनता है और इसी के साथ ही डंडा उसके पेट में मारता है, जिससे वो क्लिफ के ऊपर से नीचे गिर जाता है। और इस तरह हमारा राय उन दोनों को मार देता है। उन दोनों के मरने के बाद हमारा राय कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि ये लोग मुझे पिछले 10 साल से धोखा दे रहे थे और मुझे इस बात की भनक भी नहीं लगी। ये लोग वहां पर टेस्ट सब्जेक्ट्स के ऊपर टेस्ट कर रहे थे और मुझे यहाँ पर ये लगा कि मैं रेफ्यूजीज को बचाकर इनके पास लेकर आ रहा हूँ। सीन में सुबह के वक्त का दिखाया जाता है। सुबह के वक्त हमारा राय अपने सामने अपनी बंदूक रखकर बैठा होता है, उसकी बंदूक टूट चुकी होती है। तो उसे कहते हैं प्लीज मुझे माफ करना, तुम्हारे पेरेंट्स ने यहाँ पर तुम्हें बचा लिया। आग की पूजा करने वाले लोगों ने जब वो बड़ा सा एरो तुम्हारे पर फेंका था तो वो बड़ा सा एरो इस बंदूक के अंदर लगा था, जिसकी वजह से तुम्हारी जान बच गई। तो राय कहता है कि जब से मैंने होश संभाला है तब से ये बंदूक मेरे साथ ही रही है, ये मेरे पेरेंट्स की आखिरी निशानी थी और मैं किसी एक जगह भी इस बंदूक के बिना नहीं गया। और इसी के साथ ही वो अपनी टूटी हुई बंदूक को उठा लेता है और उसे अपने कंधे के ऊपर फिर से लटका लेता है। फिर वो जैसे उठकर खड़ा होता है वो कहता है कि मुझे यहाँ पर एक बात की समझ नहीं आ रही, यहाँ पर मैं बिल्कुल ठीक ठाक कैसे हूँ, क्योंकि मुझे तो साइड इफेक्ट्स की वजह से मर जाना चाहिए था। मेरी बॉडी के अंदर साइड इफेक्ट्स हो रहे थे और मुझे लगा था कि मैं बहुत ही जल्दी मरने वाला हूँ। क्रॉसबो अटैक की वजह से मेरी बॉडी के ऊपर जो जख्म थे वो भी बड़ी आसानी से हील हो गए। ऊपर से अब मुझे मेरी बॉडी पहले से ज्यादा लाइटर फील हो रही है, यानी कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। ये सब कुछ कैसे हो रहा है? भाई वहाँ पर ये सब कुछ सोचते हुए आगे की तरफ चलना स्टार्ट करता है। स्योंगा उसे कहते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ पर जा रहे हो? तो वो कहता है कि मैं मिलिटिया कैंप में जाने वाला हूँ, मेरे पास अब यहाँ पर तुम्हारे साथ रहने की कोई वजह नहीं है क्योंकि अब यहाँ पर मुझे तुम्हें ढूंढने का कोई मिशन नहीं दिया गया। स्योंगा उसे कहती है लेकिन मुझे लगता है कि अब तुम्हारे पास एक और नया मिशन है, क्योंकि अब यहाँ पर मैं तुम्हें एक मिशन देना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे बॉडीगार्ड बनना चाहोगे? तो स्योंगा जैसे उसे ये कहती है तुम्हारा राय वहीं पर रुकता है और उसे कहता है क्या तुमने क्या कहा कि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बनना चाहता हूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड क्यों बनना चाहूंगा? तुम जाओ जाकर किसी और को ढूंढो, उसके साथ जाकर उसे अपना बॉडीगार्ड बना लो। हम दोनों की डायरेक्शंस अलग है, हम दोनों को अलग अलग रास्ते के ऊपर जाना है, मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊंगा? तो स्योंगा उसे कहती है क्या तुम्हें वाकई
वाकई में लगता है कि तुम यहाँ पर इतनी आसानी से यहाँ पर जा पाओगे और तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मेरी रिक्वेस्ट को मना करके जा सकते हो। तुम्हारा राय उसे कहता है प्लीज मुझे माफ करना, लेकिन मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर से जा सकता हूँ और तुम मुझे रोक भी नहीं सकती। और इसी के साथ ही जैसे वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है वो चिल्लाना शुरू कर देता है। उसकी बॉडी के अंदर जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और वहीं पर ग्राउंड के ऊपर वो गिर जाता है और कहता है ये मेरे साथ क्या हो रहा है। च्योंगा उसे कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम इतनी आसानी से मुझसे दूर नहीं जा पाओगे, इसलिए चुपचाप यहाँ पर वापस आ जाओ। हमारे ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया गया था एक पिल के साथ और तुम्हारी बॉडी के अंदर इस वक्त जो बीमारी है उसे बर्न आउट शॉक सिंड्रोम कहते हैं। यह बीमारी एक रिएक्शन की वजह से होती है। इंसान की बॉडी के अंदर जो केमिकल्स होते हैं उन केमिकल्स और बाहर की दुनिया में बर्न आउट शॉक की जो वेव्स हैं, जो जिसके मटेरियल है उसके साथ रिएक्शन की वजह से ये बीमारी होती है। इतना ज्यादा ये बीमारी तुम्हारी बॉडी में फैलेगी, तुम्हें उतना ज्यादा दर्द होगा और एक दिन तुम यहाँ पर मर जाओगे। क्योंकि मैं फायर बिल्डिंग वुमन हूँ तो मेरी बॉडी बहुत ज्यादा स्पेशल है। मेरी बॉडी के अंदर से एक स्पेशल हार्मोन निकलता है, एक स्पेशल हार्मोन निकलता है जो कि थोड़े मीटर्स की रेंज तक तुम्हारी बॉडी के अंदर उस बर्न आउट शॉक को दूर रखता है, उस मटेरियल को तुम्हारी बॉडी से दूर रखता है, जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी के ऊपर जब बीमारी और ज्यादा असर नहीं कर पाती। इसी के साथ ही स्योंगा आगे बढ़ती है। जब वो उसकी रेंज में आती है तो इसी के साथ ही हमारा राय बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो वो उसे कहती है तुम्हें कैसा लगा? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारा इलाज सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ। जितना ज्यादा मैं तुम्हारे करीब रहूंगी उतना ज्यादा तुम्हारी बीमारी तुमसे दूर रहेगी। अब यहाँ पर तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है, या तो चुपचाप मेरे बॉडीगार्ड बनकर मेरे साथ रहो या फिर यहाँ से चले जाओ और मर जाओ। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 02 का एंड करेंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।